गाइस, अगर तुम सच में आज कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हाँ, ये वीडियो शुरू के 10-15 मिनट थोड़े से बोरिंग हो सकती है, पर आगे तुम्हें सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी लाइफ में खाना पीना और सोना इससे ज्यादा कुछ नहीं था और उसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी और उसके हिसाब से ये सब ठीक चल रहा था। पर एक दिन जब वो अपने रोजाना के काम करके अपने बिस्तर पर जाता है तो वो पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में। तो चलो देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर के साथ आगे क्या होता है। वीडियो की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है वो भी आम दिनों की तरह एक आम दिन था। मैंने सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता किया, उसके बाद मैं आर्चरी की प्रैक्टिस के लिए गया। वापस घर आके मैंने डिनर किया। नहाने के बाद मैं थोड़ा आराम करके किताबें पढ़ने के लिए अपने फादर के बुक लेता हूँ और फिर मोगोतो जैसे ही किताब को उठाकर अपने बिस्तर पर जाता है वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है और एक अनजान आवाज बताती है तुम एक नई दुनिया में जाने वाले हो। मोगोतो ये आवाज सुनकर काफी हैरान होता है और उस आवाज से पूछता है आखिर तुम हो कौन और मैं दूसरी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। वो आवाज बताती है मैं गॉड हूँ और ये बात काफी अजीब है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमें बताया गया था कि तुम्हें सब कुछ पता है। और वो आवाज वाला आदमी सामने आता है और अपना नाम सुकियोमी बताता है। सुकियोमी कहता है मैं यहाँ तुमको हीरो बनाकर दूसरी दुनिया के गॉडेस के हाथों सौंपने आया हूँ। मोगोतो काफी हैरानी से पूछता है क्या आप वही सुकियोमी हैं जो जापान के पौराणिक कथाओं में से 3 आदर्श बच्चों में से एक है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सुकियोमी बताते हैं मैं तुम्हारे मॉम डैड की दुनिया से हूँ और तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरी दुनिया से हैं। किसी रीजन की वजह से तुम्हारे मॉम डैड ने दूसरी दुनिया के गॉडेस को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर वो जापान आ गए। तुम्हारे माता पिता ने वादा किया था कि टाइम आने पर वो अपनी सबसे कीमती चीज उसे देंगे। मोगोतो पूछता है मतलब अगर मैं नहीं गया तो क्या मेरी दोनों बहनों में से कोई एक वहाँ जाएगा। ये जानकर मोगोतो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सुकियोमी मोगोतो को अपने हिसाब से पावर देकर उसे दूसरी दुनिया के गॉडेस के पास भेज देते हैं। मोगोतो पहुँच जाता है उस गॉडेस के पास और वहाँ ब्राइटनेस काफी ज्यादा होती है तो मोगोतो उस गॉडेस को देख नहीं पाता और उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। पर जब वो गॉडेस मोगोतो को देखती है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। गॉडेस की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उसे यूजलेस कहकर काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। फिर वो गॉडेस मोगोतो को सभी यूजलेस पावर देकर नीचे फेंक देती है और अपने मन में सोचती है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो वो मर ही जाएगा। पर सुकियोमी आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है अगर गॉडेस ने तुम्हें नहीं अपनाया तो आज से तुम अपने काम से आजाद हो, तो फिर आज से तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहो इस दुनिया में। और बताता है कि हाँ तुम यहाँ कोई नेचुरल ह्यूमन नहीं हो तो तुम यहाँ से गिरने के बाद नहीं मरोगे। और फिर सुकियोमी गायब हो जाता है और मोगोतो नीचे गिर जाता है। फिर मोगोतो उठता है और इंसानी बस्ती की खोज में निकल पड़ता है, पर लगातार 3 दिन चलने के बाद भी उसे कोई इंसानी बस्ती नहीं मिलता। मोगोतो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। मोगोतो उसकी तरफ दौड़ता है। मोगोतो वहाँ पहुँच कर देखता है कि यहाँ एक 2 सर वाला मॉन्स्टर उस लड़की को खाने के फिराक में होता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई लड़की नहीं होती, वो भी एक डीमन जैसी कुछ होती है, एक पिग गर्ल। पर अब हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने का मन बना चुका था तो वो उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वो मॉन्स्टर मोगोतो पर हमला करता है पर मोगोतो काफी आसानी से उसे हरा देता है। मोगोतो की पावर देखकर वो पिग गर्ल काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मोगोतो उसे समझाता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है और काफी शरीफ है। मोगोतो उस लड़की से इंसानी गांव के बारे में पूछता है। वो पिग गर्ल बताती है ये जगह दुनिया की दूसरी छोर पर है, इसलिए यहाँ आसपास कोई भी गांव नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी जमीन बंजर है। फिर वो पिग गर्ल अपना नाम एमा बताती है। मोगोतो के पूछने पर कि एमा यहाँ क्या कर रही है, वो बताती है कि वो उस होली माउंटेन की तरफ जा रही थी सीन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने। हमारे गांव में पूरी तरह फॉग छाई हुई है और इसकी वजह से सभी फसल खराब हो रही है और सीन को सेक्रीफाइस होने से वो फॉग हट जाती है। एमा मोगोतो को शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए, पर अब मोगोतो ने एमा की जान बचाने का मन बना लिया था तो वो उसे सेक्रीफाइस नहीं होना देना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है। मोगोतो एमा के गाँव में बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ एमा आती है और टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए उसके लिए खाना लाती है। मोगोतो ये जानकर काफी शॉक होता है कि एमा भी मैजिक कर सकती है। मोगोतो एमा से पूछता है क्या तुम मैजिक कर सकते हो और वो खुद को मैजिक सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। एमा उसे मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। एमा मोगोतो को लेकर एक दूसरी जगह पर आती है और मोगोतो को एक फायरबॉल बनाकर दिखाती है, पर मोगोतो उस स्पेल का यूज करके काफी बड़ा फायरबॉल बना देता है। फिर वो एमा से पूछता है मुझे आगे क्या करना होगा। एमा बताती है इमेजिन करो कि एक फायरबॉल है और निशाना लगाओ। मोगोतो ऐसा ही करता है जैसे एमा ने बताया था और वो एक काफी बड़ा धमाका होता है। एमा ये देखकर काफी हैरान होती है कि उसने इतनी आसानी से ये सब कुछ कर लिया। एमा उसके लिए काफी खुश होती है और उसका लेवल पूछती है, पर मोगोतो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि लेवल वगैरह भी होते हैं। उसके बाद एमा मोगोतो को लेकर लेवल चेक करने के लिए आती है
और उसको एक स्क्रॉल देती है। वो अपने मन में सोचती है कि मोगोतो का लेवल कम से कम 200 या 300 तो होगा, पर मोगोतो का लेवल 1 होता है और ये देखकर काफी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर एमा मोगोतो से वादा करती है कि वो उसे एक और स्पेल सिखाएगी और फिर अगले दिन मोगोतो किसी को बिना बताए और कुछ बोले ही चले जाते हैं सिन से निपटने और वो एमा के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका काफी ज्यादा शुक्रिया। और फिर यहाँ मोगोतो वहीं पहुंच जाता है जहाँ सिन उसे मिलने वाला था। मोगोतो अपने पावर्स को चेक करने के लिए अपना मैजिक स्पेल बोलता है और वहाँ पर एक फायर मैजिक बनाकर उसका यूज करता है और वो उस फायर को एक बो का शेप देकर सामने वाले खंबे पर निशाना लगाता है। वो बो दिखने में तो काफी ज्यादा कमजोर होती है पर वो काफी बड़ा धमाका करती है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर जो कि वहाँ पीछे चुप कर बैठे थे वो मारे जाते हैं। उनमें से एक कहता है क्या तुम उन ऑर्ड्स की तरफ से हो? अब सिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमने काफी ज्यादा जल्दी कर दी। और वो सभी डेमन धूल बनकर उड़ जाते हैं और तभी वहाँ चारों तरफ एक रेड कलर का फॉग छा जाता है और वो मोगोतो को घेर लेता है और हम देखते हैं एक काफी बड़ा ड्रैगन उसके तरफ देख रहा होता है और मोगोतो को ये देखकर हालत पतली हो जाती है और फिर वो दोनों फाइट शुरू करते हैं। पर उस कोहरे की वजह से मोगोतो को फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर मोगोतो अपने पावर्स का यूज करके सिन पर हमला करता है और उसके हमलों को रोक भी रहा होता है। मोगोतो अपने फायर मैजिक का यूज करता है पर सिन उसे हल्के में लेता है, पर मोगोतो का हमला सिन को जख्मी करता है। मोगोतो से जख्मी होने के बाद सिन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो मोगोतो को अपने मेमोरी इल्यूजन में फंसा लेता है और वो मोगोतो के सभी मेमोरीज को देखने लगता है और उसके मेमोरीज से खेलने लगती है और सिन को ये भी पता चल जाता है कि मोगोतो एक दूसरी दुनिया से है। पर यहाँ सिन को भी मोगोतो के मेमोरीज पसंद आने लगती है और तभी मोगोतो सिन के बनाए हुए पिरामिड्स को तोड़कर काफी गुस्से में बाहर निकलता है। पर सिन मोगोतो से कहता है मैं अब लड़ाई नहीं करना चाहती और खुद को मोगोतो का सर्वेंट बनाने के लिए कहती है और मोगोतो मान जाता है। फिर सिन खुद को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म मोगोतो सिन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहता है अगर तुम ड्रैगन होती तो आने जाने में काफी ज्यादा आसानी होती, पर सिन बताती है कि लड़ाई में जो ज्यादा ताकतवर होता है कमजोर व्यक्ति उसी की प्रजाति का रूप ले लेता है। मोगोतो सिन से समुराई वाले कपड़ों को बदलने के लिए कहता है पर सिन को ऐतिहासिक नाटक काफी ज्यादा पसंद होते हैं इसलिए वो उन्हें बदलने के लिए मना कर देती है। फिर सिन अपने मैजिक की मदद से एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाती है जो कि उसकी दुनिया में जाती है। सिन कहती है इस फॉग की उस तरफ मेरी दुनिया है जो कि पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। सिन मोगोतो को उस दुनिया में लेकर जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो बताती है मेरी दुनिया में काफी ज्यादा खालीपन और अंधेरा था लेकिन आपके आने के बाद ये काफी ज्यादा बदल चुका है। मोगोतो वहाँ ध्यान से देखने के बाद ये नोटिस करता है कि वहाँ काफी सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें वो पहले से जानता है। मोगोतो सोचता है अगर ये पूरी जगह सिन के कंट्रोल में है तो वो गॉडेस यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और यहाँ पर एक शहर बसाने का सोचता है। फिर वो लोग उन ऑर्क वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। हम एमा को देखते हैं जो भागते हुए मोगोतो के पास आती है और कहती है कि सिन से वो ना लड़े। सिन बोलती है मैं ही सिन हूँ और उन्होंने मुझे हरा दिया है। एमा पूछती है आप तो श्रेष्ठ ड्रैगन है ना जो कभी नहीं हार सकती, पर आप हार कैसे गई? सिन बताती है कि मोगोतो से मैं इम्प्रेस हो गई थी इसलिए मैंने अपनी हार मान ली और ये सौदा कर लिया। और सबूत के तौर पर सिन एमा को अपने सेल्स देती है और इसे संभाल कर रखने को कहती है। फिर सिन शिफ्ट होता है, हमें ऑर्क वाले गांव की तरफ दिखाया जाता है जो कि सिन से छुटकारा पाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। एमा मोगोतो के लिए खाना लेकर आती है और उसे गाँव को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। यहाँ गांव वाले लोग सोच रहे होते हैं कि मोगोतो ने सिन को हराकर हमारे गांव की लड़कियों का बदला लिया है। तभी सिन उन्हें एक हरी भरी जगह में रहने का ऑफर देती है और वो सभी ऑर्क मान जाते हैं। सुबह होते ही सभी ऑर्क अपना सामान बांधकर तैयार हो जाते हैं सिन की जगह पर जाने के लिए। मोगोतो को अभी भी कुछ नहीं पता होता, उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि उन्होंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं। ऑर्क बताता है कि उन्होंने सिन के इलाके में रहने के प्रस्ताव को मान लिया है और अब वो वहीं रहेंगे। मोगोतो सिन से पूछता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो और ये कहाँ रहने की बात कर रहे हैं? सिन कहती है ये मेरी दुनिया की बात कर रहे हैं, आप ही ने तो वहाँ शहर बसाने की बात की थी और मैं वहाँ काफी सारे जीव जंतु को पहले से बेच चुकी हूँ। मोगोतो कहता है अगर उनमें से कोई खतरनाक मॉन्स्टर निकला तो तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सिन का छोटा रूप होती है। उसको देखकर मोगोतो को लगता है कि ये सिन की बेटी है, पर सिन उसे सब कुछ क्लियर करते हुए कहती है ये मेरा छोटा क्लोन है। मोगोतो के पूछने पर कि क्या वो सब सच में वहाँ रहना चाहते हैं और अपने गाँव को छोड़कर जाना चाहते हैं, एमा कहती है हम सभी ने तय कर लिया है कि हम सिन की दुनिया में रहेंगे। मोगोतो सिन से पूछता है कि गांव वाले रहेंगे कहाँ? सिन उसके पूरे गांव को ही अपने दुनिया में भेज देती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मोगोतो बताता है पहाड़ी ऑर्क को यहाँ आए काफी दिन बीत चुके हैं। फिर हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो अपने मैजिक एलिमेंट्स को चेक कर रहा होता है और तभी सिन मोगोतो की मेमोरीज को देखने की बात कहती है। मोगोतो पहले तो मना करता है पर सिन के जिद करने पे वो मान जाता है। सिन बताती है कि जब वो अपनी यादों को देखे तो वो बिल्कुल ना हिले। फिर वो मोगोतो को छोड़कर किसी दूसरी चीज को ढूंढने के लिए बाहर चल जाती है।
है। तभी मोगोतो अपने परिवार की तस्वीर को देखता है जो कि उसकी इमेजिनेशन से होती है और वो अपने मन में सोचता है कि उसकी माँ और उसके डॉट भी इसी दुनिया से थे। और मोगोतो अपने मॉम डैड के बारे में जानने का मन बना लेता है और अब वो डिसीजन लेता है कि उसकी लाइफ का यही गोल होगा कि वो अपने मॉम डैड के रास्ते पर चले। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बूढ़े आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहा होता है और फिर वो गिर जाता है और तभी उस बूढ़े आदमी को एक स्पाइडर मॉन्स्टर आकर पकड़ लेती है और उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं दो ऑर्क को जो बात कर रहे होते हैं पेड़ों की कटाई के बारे में। वो कहते हैं यहाँ पेड़ों की कटाई अच्छे से नहीं हो पा रही। मोगोतो उनके पास जाता है और उसकी परेशानी पूछता है। वो ऑर्क बताता है ये जगह के पेड़ काफी ज्यादा मजबूत है इसलिए वो इन्हें नहीं काट पा रहा है। वो चाहते हैं यहाँ पर पेड़ों को काटकर साफ सफाई कर कर यहाँ पे और भी सारे टेंट्स लगाए जाएं। फिर मोगोतो उन सभी की मदद करने के लिए अपना डैगर निकालता है और काफी आसानी से उस पेड़ को काट देता है मोगोतो और वो चोट को देखकर उसे हील कर देता है। पर जब वो खुद को हील करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। तभी वहाँ सीन आती है जिसके हाथों में वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे हमने पहले देखा था। सीन बताती है हमारी इस दुनिया पर किसी ने अटैक किया है। सीन देखती है कि मोगोतो जख्मी है और उसे बताती है आपकी खून की खुशबू से वो मॉन्स्टर यहीं आएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा। और तभी वो मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है। मोगोतो सिन को लड़ने के लिए कहता है पर सिन बहाने बनाने लगता क्योंकि उसका मन नहीं होता लड़ने का। मोगोतो मॉन्स्टर के हमले से बचता हुआ उसके एक पैर को काट देता है और अपने फायर मैजिक का यूज करता है। तभी मॉन्स्टर खुद को बार बार रीजनरेट करके मोगोतो पर हमला करती है। मोगोतो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर वो सिन से पूछता है तुमने तो कहा था कि ये एक हद तक जख्मी होने के बाद यहाँ से चली जाएगी पर ये जा क्यों नहीं रही। सिन कहती है शायद इतने जख्मी होने के बाद वो तुम्हें पसंद करने लगी है और वो भी तुम्हारी सर्वेंट बनना चाहती होगी। फिर उसी स्पाइडर मॉन्स्टर और मोगोतो की लड़ाई काफी नेक्स्ट लेवल होने लगती है और इसे देखकर काफी मजा आ रहा होता है। मोगोतो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है और एनर्जी कम होने के कारण वो बेहोश हो जाता है और तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है। सिन उसे बचाने के लिए भागती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर हमला करेगी पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो मकड़ी उससे इम्प्रेस हो गई होती है और उसे छोड़ने की बात कर रही होती है। सिन उसे मोगोतो को छुड़वाते हुए कहती है वो उनकी सर्वेंट क्यों नहीं बन जाती और वो मकड़ी भी मान जाती है। फिर वो मकड़ी खुद को एक इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मोगोतो बेहोशी से उठ गया होता है और वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी सभी चोटें ठीक हो गई होती है। फिर उसके पास वही लड़की आती है और उसे खाने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है अब से मैं आपकी सर्वेंट हूँ। को तो अपने मन में सोचता है ये लड़की क्यूट तो है लेकिन जरूर दाल में कुछ काला है। और ये एपिसोड की शुरुआत में हम स्पाइडर गर्ल को देखते हैं। वो बता रही होती है कि आपको सिन ने और एमा ने मिलकर ठीक किया है। मोगोतो अपने मन में सोचता है कि एमा तो सच में काफी अच्छी इमेज है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो कौन है। लड़की बताती है कि उसे ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट के बाद मिली है और वही ब्लैक स्पाइडर है और अब से वो उसकी सर्वेंट है। फिर यहाँ सिन और वही बूढ़ा आदमी आते हैं। सिन मोगोतो को देखकर काफी खुश होती है। मोगोतो कहता है आखिर तुमने मेरे इजाजत के बिना मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा दिया। पर सिन कहती है एक ब्लैक स्पाइडर तुम्हारे पीछे पड़े इससे अच्छा तो यही है ना। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मोगोतो इसको देखकर पहचान जाता है कि वो एक ऑर्फ है। सिन बताती है ये कोई आम ऑर्फ नहीं है बल्कि एक लीडर डॉर्क है और एक काफी ज्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ होते हैं। वो डॉर्क मोगोतो को ग्रेड करते हुए अपना नाम बताता है। उसका नाम बैरन होता है। बैरन मोगोतो को अपने गांव को बचाने के लिए शुक्रिया करता है और वो मोगोतो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने शहर में रहने दे। मोगोतो कहता है ठीक है आप यहाँ रह सकते हैं, वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा जमीन है। पर तभी सिन बीच में बोलती है हमारी भी कुछ शर्तें हैं, जैसे आपको हमारे शहर बसाने में मदद करनी होगी और हथियार उपलब्ध कराने में भी मदद करनी होगी। आने वाले टाइम पर तुम्हें टैक्स भी देना होगा। मोगोतो को लॉर्ड भी मानना होगा। बैरन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमें मोगोतो को एक सुनसान जगह पर जाते हुए दिखाया जाता है। वो बताता है मैं अपने मॉम डैड के निशान को ढूंढने के लिए हर रोज कई घंटे इंसानी गांव की तलाश करता हूँ और मोगोतो को एक इंसानी गांव मिल भी जाता है जो कि काफी ज्यादा दूर होता है। वहाँ जाने का सोचता है और तभी वहाँ पर सिन आती है और उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। फिर सिन मोगोतो को उन दोनों को नया नाम रखने के लिए कहती है। मोगोतो ये जानकर काफी गुस्सा होता है कि उसने उससे इतनी दूर से इसलिए बुलाया है क्योंकि वो उसका नाम रख सके। पर सिन की काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर मोगोतो काफी सोचने के बाद भी कोई अच्छा सा नाम नहीं सोच पाता और फिर सिन रोने लगती है। मोगोतो उसे चुप कराता है और फिर और काफी सोचने के बाद वो सिन का नाम तोमोए रखता है, लेकिन हम लोग इसे सिन ही कहेंगे। मोगोतो बताता है ये नाम एक काफी ज्यादा जाबाज महिला समुराई का था। तोमोए ये नाम को काफी ज्यादा पसंद करती है और अब बारी होती है स्पाइडर गर्ल की। वो उससे पूछती है
अगर कोई ऐसा नाम है जो तुम्हारे नाम रखने से पहले मुझे ध्यान देना चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। पर वो लड़की मना करती है कि ऐसा कोई भी नाम नहीं है, वो उसका कोई भी नाम रख सकता है। फिर मोगोतो थोड़ा बहुत सोचता है और इसका नाम मियो रख देता है और उसे भी वो नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मोगोतो को दिखाया जाता है और वो सभी क्लैन के लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद सीन अनाउंस करती है कि आज से सभी लोग उसे तोमोए के नाम से जानेंगे और ब्लैक स्पाइडर को मियो के नाम से बुलाया जाएगा। फिर सीन सभी को मोगोतो को माय लॉर्ड, यंग मास्टर या किंग के नाम में से कोई एक नाम चुनने को कहती है और सभी लोग यंग मास्टर चुनते हैं। पर मोगोतो इस बात से डिसएग्री करता हुआ कहता है वो उसका नाम ना बदले। पर ऑर्क के मासूम चेहरा को देखकर वो भी पिघल जाता है। मियो कहती है नई प्रजाति इस शहर में बस चुकी है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और एल्डर डॉर्क इस काम के लिए अपने मुखिया को मौका देना चाहते हैं। बट ऑर्क कहता है यंग मास्टर आप इंसान तो बिल्कुल नहीं लगते और आपके गुलाम भी किसी इंसान का आदेश का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। और कहता है लगता आपको गॉड्स ने किसी खास काम के लिए भेजा है। पर गॉड्स का नाम सुनकर मोगोतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस बात से मना कर देता है। वो डॉर्क ये जानकर काफी खुश होता है। उसके बाद सीन अपने मिल्क लिजर्ड से मिलाती है और वो बताती है काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये हवा और पानी दोनों में रह सकते हैं। उसके बाद मियो अपने लोगों से मिलवाती है, इन्हें आलके कहते हैं और ये हमेशा भूखे रहते हैं पर आपसे मिलने के बाद ये काफी ज्यादा ठीक हो चुके हैं और जाग चुके हैं। इसके बाद मोगोतो उन सभी की काफी तारीफ करता है और कहता है आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। और मोगोतो मियो और सिन को सभी को सब कुछ समझाने को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। सिन पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। मोगोतो कहता है कि वो इंसानी गांव की खोज में जा रहा है। फिर मोगोतो उस गांव के पास पहुंच जाता है जिसको उसने पहले देखा था। उसे वहाँ एक लड़की भी दिखती है। फिर मोगोतो उस लड़की से बात करने के लिए जाता है पर वो लड़की उसे मॉन्स्टर बोलकर वहाँ से भाग जाती है। मोगोतो ये समझ नहीं आता आखिर उस लड़की ने उसे मॉन्स्टर क्यों कहा। फिर वो जब वो गांव के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी लोग जंग के लिए तैयार होते हैं और जब वो बात करने की कोशिश करता है तो गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं। फिर मोगोतो को याद आता है कि उस गॉडेस ने उसे ये पावर दी है कि वो इंसानों से नहीं बल्कि दूसरे प्रजाति के लोग से बात कर सकता है। उसके बाद एमा वहाँ आती है और क्या हुआ पूछती है। मोगोतो बताता है कि वो इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता। एमा पूछती है क्या वो कॉमन की बात कर रहा है। यहाँ सभी लोग कॉमन बोल पाते हैं और ये जानकर मोगोतो काफी दुखी होता है। फिर वो बताता है पर उन्होंने मुझ पर हमला भी किया था। सिन कहती है ये आपकी मैजिकल पावर्स की वजह से हो सकता है। जब आप उनके सामने गए होंगे तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि जैसे काफी सारे डेमन लॉर्ड उसके सामने आ गए हैं। सिन पूछती है तो क्या आप इंसानी गांव में नहीं जाएंगे। वो तो कहता है बिल्कुल जाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं कॉमन सीखूंगा और अपनी शक्तियों पर काबू पाऊंगा। हमें एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है। वो बताता है मैं कॉमन पढ़ना और लिखना तो सीख गया हूँ पर मैं अभी बोल नहीं पाता। फिर हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है एल्कल और वहाँ आते हैं और उसके लिए एक अंगूठी लाए होते हैं और वो बताते हैं कि ये अंगूठी पहनने वाले की मैजिक पावर सोख लेता है और उसे मार देता है। और मोगोतो जैसे उस अंगूठी को पहनता है तो वो टूट जाती है। हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है मियो मोगोतो को कॉमन सिखा रही होती है पर वो अभी भी उसे बोल नहीं पा रहा होता। वो लिख कर कहता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है और उसे एक आइडिया आता है कि वो इंसानों से इसे लिखकर बात करेगा। फिर वो डॉर्क उसके लिए एक नई अंगूठी लाता है जो पहले वाले से काफी ज्यादा ताकतवर थी। मोगोतो उसे पहनता है और ये काम भी करती है और फिर निकल जाते हैं इंसानों की बस्ती की तरफ। वो सभी वहाँ व्यापारी बनकर जाते हैं और काफी आसानी से अंदर भी चले जाते हैं। पर हम देखते हैं एक लड़की जो उन्हें ऊपर से देख रही होती है और फिर वो सभी एक एडवेंचर गिल्ड पर जाते हैं। उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे वेलकम करती है। वो रिसेप्शनिस्ट मोगोतो को देखकर कहती है आपने काफी ज्यादा अजीब कपड़े पहने हैं। पियो और सिन कहते हैं असल में ये आदमी एक काफी बड़ी कंपनी का मालिक है। सफर के दौरान इसे एक कर्ज मिल गया था इसलिए इनको ये मास्क और ये अंगूठी पहननी पड़ती है और उसे श्राप की वजह से ये बात भी नहीं कर पाते। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहती है हमारे पास आपके लिए काफी सारे काम है। यहाँ सभी मिशन अपने अपने रैंक हैं और काम पूरा करने पर आपका लेवल बढ़ जाता है और कुछ स्पेशल तरह के काम भी हैं। वो तो सोचता है जितनी ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा फायदा। और फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है क्योंकि आप एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मर्चेंट गिल्ड पर जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट सिन और मियो का लेवल चेक करती है। इसमें सिन का लेवल 320 और मियो का लेवल 1500 होता है और ये जानकर सिन काफी गुस्सा होती है कि उसका लेवल मियो से कम है और फिर उन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर सिन अपने से ऊंचे लेवल के हंटर के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है सबसे ऊंचा रैंक है SSS और लेवल है 920 और उसका नाम है सोफिया बुल्गा द ड्रैगन हंटर। उसके बाद वो लोग मोगोतो का लेवल चेक करते हैं। इसका लेवल अभी भी 1 ही होता है। फिर वो रुकने के लिए एक होटल रूम पर जाते हैं पर रूम मैनेजर उन्हें एक रात के सोने के सिक्के बताता है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है और फिर सिन उसे डराकर 2 सोने के सिक्के में राजी कर लेती है। उसके बाद मोगोतो सिन को आज रात के सामान की निगरानी करने के लिए कहता है और सिन मान जाती है और फिर हमें सिन को सामान वाले गाड़ी पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसके ऊपर कुछ लोग
हमला करने वाले होते हैं। फिर हम मियो को देखते हैं जो मोगोतो के साथ खाना खाने जा रही होती है, लेकिन तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आती है। एपिसोड की शुरुआत में हम मोगोतो को देखते हैं जिसके पास वही छोटी बच्ची आती है। मोगोतो उस बच्ची से पूछता है कि वो इतनी रात को क्या कर रही है, पर वो बच्ची उससे मदद मांगती है और उससे चिपक कर रोने लगती है। वो उस बच्ची को चुप कराता है। फिर मोगोतो उसे अपने घर ले जाने का सोचता है, पर हम देखते हैं एक आदमी जो उन्हें छुप कर देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन तीनों को घर पर दिखाया जाता है। वो बच्ची बताती है कि उसका नाम रेनॉन है और उसका एक परिवार जिसमें उसकी एक दीदी है। वो साथ सफर पर निकले थे, पर उसकी बहन अब खो गई है और वो जिस घर पर रुके हुए थे उन्होंने उसे उस घर से निकाल दिया है। फिर हमें उन्हीं लोगों की तरफ दिखाया जाता है जो कि मोगोतो का सामान चुराने आए थे, पर तभी सीनो ने देख लेती है और काफी आसानी से उन सभी को मार देती है। पर उनमें से एक वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर सिन उसे बेहोश करके मोगोतो के पास लेकर आती है। मोगोतो सिन को काफी डांटता है क्योंकि वो असासियन एक लड़की होती है और ये बात सिन ने उसे नहीं बताई होती। फिर वहाँ रेनॉन आती है और उसे वहाँ घर पर रहने देने के लिए शुक्रिया कहती है। मोगोतो रेनॉन को बोलता है एक ही आदमी के खाने के खाना है और एक ही बिस्तर है, तो तुम जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। पर वो खाना और बिस्तर सिन के हिस्से का होता है। रेनॉन उसे शुक्रिया करती है और वो अपनी बहन की ड्राइंग बनाकर दिखाती है और फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उस तस्वीर को देखकर मोगोतो काफी हैरान होता है और थोड़ा उदास भी हो जाता है। फिर हम मियो को देखते हैं जो उन सभी असासियन को खाकर वापस आ रही होती है जिनको सिन ने मारा था। पर जब वो कमरे में जाती है तो मोगोतो सिन की मदद से उस असासियन की मेमोरीज को चेक कर रहा होता है जिसको उन्होंने पकड़ा था। मिया मोगोतो को देखकर सोचती है आज यंग मास्टर कुछ अलग लग रहे हैं। मोगोतो कहता है ये चोर दरअसल उस गिल्ड में था जहाँ पर हम थे और इसका रेनॉन से कुछ नाता है। फिर सिन मियो को रेनॉन की बहन का फोटो दिखाती है और कहती है कि इन लोगों ने इसे किडनैप कर लिया है। फिर मोगोतो मियो और सिन को रेनॉन की बहन को ढूंढने के लिए कहता है, पर मियो कहती है इतनी जल्दी क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि वो लड़की जिंदा भी है या नहीं। पर मोगोतो काफी सीरियस होकर मियो को उसे ढूंढने के लिए कहता है और फिर मियो और सिन उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें रेनॉन की बहन की तस्वीर दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल मोगोतो की दोस्त हाशिकावा की तरह दिख रही होती है। फिर हमें मियो और सिन को दिखाया जाता है। मियो बोलती है यंग मास्टर सबसे शांति और अच्छे से बात करते हैं, पर उस लड़की की तस्वीर देखने के बाद वो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। सिन मियो की बात से एग्री करती है। मियो को ऐसा लगता है जैसे मोगोतो उस लड़की को पहले से जानता है, पर सिन उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपनी पावर की मदद से उनकी पूरी मेमोरीज को देखा है। और ये बात जानकर मियो काफी हैरान होती है कि उसने मोगोतो की पूरी मेमोरीज देख रखी है। फिर वो दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम मोगोतो और रेनॉन को देखते जो कि फल बेचने के लिए बाजार पर जा रहे होते हैं और रेनॉन को ये बात काफी अजीब लगती है कि मोगोतो को गाड़ी चलाने नहीं आती। मोगोतो कहता है तुम काफी समझदार हो रेनॉन, और मैंने तुम्हारी दीदी को ढूंढने के लिए सिन और मियो को भेज दिया है, वो काफी जल्दी मिल जाएंगी। फिर हमें रेनॉन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेनॉन अपनी दीदी से कहती है हम पर फिर से कर्जा चढ़ गया, पर अभी तो हमने कर्जा भरा था। पर रेनॉन की दीदी कहती है कोई बात नहीं, हम इसे फिर से जल्दी ही चुका देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें रेनॉन की दीदी को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी होती है और वो कहती है माफ करना, मैं रीसो को नहीं हरा पाई। फिर वो रेनॉन को सीजो भाग जाने के लिए कहती है। रेनॉन वहाँ से निकलती है, पर रास्ते में रीसो के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम रेनॉन की बहन को दिखाया जाता है जो कि कैद होती है और काफी कमजोर हालत में पड़ी होती है। रेनॉन की बहन बताती है उसके परिवार की कई पीढ़ियां मॉन्स्टर को मारने का काम कर रही है, पर हमारे एक पूर्वज जो जीवन से मुकाबला करने के बाद हार गए और अपने खास डैगर भी हार गए, पर अपने परिवार की इज्जत वापस लाने के लिए मैं दुनिया के उस बंजर इलाके में पहुंची, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर हमें सिन और मियो की आवाज आती है, इसका मतलब वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं वो लड़की काफी कमजोर होती है, इस वजह से मियो अपनी पावर का यूज करके उसे हील कर देती है और कहती है हमें यहाँ से जल्दी यंग मास्टर के पास जाना होगा। पर वो देखते हैं कि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया होता है, तो वो अपनी मैजिक से पूरे दरवाजे को ही पिघला देती है। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक आदमी आता है। लड़की बताती है ये जेत्सुया का सबसे ताकतवर आदमी जेल्स एस है। फिर हम मोगोतो को देखते हैं जिसने अपने सारे फल बेच दिए होते हैं और उन्हें बेचकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि उस फल के बदले उसे 500 सोने के सिक्के मिले होते हैं। फिर रेनॉन उस मास्क वाले आदमी को देखकर वहाँ से बहाना बना कर भाग जाती है, पर मोगोतो समझ जाता है कि वो उस मास्क वाले आदमी के पास जा रही है। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उन्हें देखने लगता है। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस गिल्ड मेंबर था। वो रेनॉन से पूछता है इतनी देर क्यों हो गई, वो आखिर कर क्या रही थी। फिर रेनॉन उससे जो कुछ भी हुआ सब कुछ डिटेल में बताती है और कहती है
उस फल के बेचने के बदले उसे 500 सोने के सिक्के मिले। फिर वो आदमी उसे चुरा कर लाने के लिए कहता है, पर रेनॉन कहती है मैं चोर नहीं हूँ, और वो मना करती है। पर वो आदमी उससे कहता है अगर तुमने ऐसा किया वो उसकी दीदी को छोड़ देगा और उसके सारे कर्ज माफ कर देगा। और फिर ये सुनकर रेनॉन मान जाती है। और सब कुछ मोगोतो देख रहा होता है और सोचता है इस गाँव को बदलने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिर एस रेनॉन की दीदी से कहता है तुम्हारा नाम टोवा है ना, तुम आखिर चल भी कैसे सकती हो। सिन उससे पूछती है क्या तुम इसे बचाने नहीं आई हो। फिर हमें पता चलता है कि इन सब बुरे काम के पीछे एस ही है, जो कि इन पूरे लोगों का बॉस है। फिर एस का एक आदमी कहता है तुम दोनों वही हो ना जिनका लेवल 1000 से ज्यादा है। वो आदमी उनके लेवल को नकली कहता है। फिर एस कहता है तुम्हारे लेवल को देखकर तुम्हें उस आदमी को मारने का काम मिलेगा जो कि जत्सुया का सबसे खतरनाक आदमी है। पर वो दोनों कहती है हम उससे क्यों लड़ेंगे, हम उसे नहीं हरा सकते। और एस उन्हें कहता है वो दोनों इसके साथ काम करे, वो उन्हें काफी आराम की जिंदगी प्रोवाइड करेगा। और जैसा कि हम सभी को पता है वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं। उसके बाद एस मोगोतो की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है। एस अपनी शील्ड को सामने ला लेता है और उस अटैक से बच जाता है। और इस बार वो दोनों ही तैयार होकर उस पर हमला करती है। सिल पहला हमला सिन करने के लिए कहती है। आगे बढ़ती है, इतनी जोर से हमला करती है कि पंच शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा एस पर जाकर पड़ता है। और उस पंच को खाने के बाद एस की हालत खराब हो जाती है। फिर मियो उसे पकड़कर काफी ज्यादा थप्पड़ मारती है और उसके गालों को सुझा देती है। फिर वो दोनों मिलकर सभी को हरा देते हैं। सिन कहती है मियो मैंने तुमसे ज्यादा लोगों को मारा है। मियो कहती है शायद मैंने तुमसे 2 लोगों को ज्यादा मारा है। फिर उनकी बहस हो जाती है और वो लोग अपना अटैक पावर दिखाने के चक्कर में पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। रेनॉन वहां आ जाती है और अपनी दीदी को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेनॉन और उसकी बहन को दिखाया जाता है। दोनों मोगोतो को शुक्रिया कहते हैं। वो तो अपने मन में सोचता है इसके बालों को छोड़कर ये लड़की पूरी तरह हासीगावा की तरह दिखती है, पर ये वो नहीं है। मोगोतो मियो से पूछता है तुम स्पाइडर सिल्क बना सकती हो, जिस पर मियो हाँ कहती है। और फिर मोगोतो मियो की स्पाइडर सिल्क से उन दोनों को बांध देता है। फिर अपने तीर को लपेटकर वो आसमान में छोड़ता है और उन दोनों को ही आसमान में फेंक देता है। और हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो पूरा गांव ही तबाह हो चुका। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है और मोगोतो की आवाज हमें बताती है कि जत्सुया से निकलने के बाद वो पहली जगह थी जहाँ वो ठहरे हैं। फिर वहाँ हमें एक रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होती है ये सुनकर कि जत्सुया शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वो आदमी कहता है कि हाँ वहाँ कुछ मॉन्स्टर ने आकर ये काम किया। मोगोतो बताता है कि उन्होंने सिन की पावर्स की मदद से पूरे शहर वालों की याददाश्त को मिटा दी थी, बस रेनॉन और टोवा को छोड़कर। वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है क्या वो मॉन्स्टर अभी भी जत्सुया पर ही है, पर वो आदमी सिन और मियो की तरफ इशारा करते हुए कहता है नहीं, इन दोनों ने उन्हें मिलकर मार दिया। मोगोतो उस रिसेप्शनिस्ट कहता है जत्सुया में हमारा नाम पहले रजिस्टर हो गया था। पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है माफ करना मगर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर मोगोतो सिन के पास जाता है और कहता है तुम्हारे और मियो के बीच कंपटीशन की वजह से जत्सुया शहर तबाह हुआ है क्योंकि मियो का लेवल तुमसे ज्यादा है। फिर वो सिन को एक योद्धा के सफर के बारे में बताता है जिससे उसका लेवल बढ़ सकता है। वो बताता है एक समय में समुराई सफर पर निकला करते थे ताकि वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना सके। सिन सोचती है अगर मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया और ट्रेनिंग की तो सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे और अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाने लगती है। फिर वो युद्ध के सफर में जाने के लिए परमिशन मांगती है और मोगोतो उसे परमिशन दे देता है और फिर वो चली जाती है। मियो सोचती है अगर सिन ट्रेनिंग फेयर जा रही है तो क्या हम और यंग मास्टर एक साथ अकेले रहेंगे, पर ऐसा वो सिर्फ सोच रही होती है क्योंकि उसके साथ रेनॉन और उसके काफी सारे साथी होते हैं। उसके बाद मोगोतो सेंस करता है कि आगे काफी सारे मॉन्स्टर हैं और फिर वो उन्हें मियो को मारने के लिए कहता है। और फिर मियो अपने एक ही अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। मोगोतो आगे बढ़ने के लिए कहता है पर वो टोवा उससे कहती है ये काफी कीमती होते हैं तो हमें इन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए। और फिर मोगोतो मान जाता है। उसके बाद वो लोग काफी लंबी सफर तय करते हैं जिसमें उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं, पर मियो काफी आसानी से उन सभी को हरा देती है। फिर हमें सीगे शहर के गेट को दिखाया जाता है, पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रूबी आइस नाम के काफी रेयर मॉन्स्टर मिलते हैं। मोगोतो मियो से उन्हें मारने के लिए कहता है, पर मियो उन्हें मारने के लिए तैयार भी हो जाती है। पर तभी टोवा कहती है सुनो मियो, उन मॉन्स्टर को मारते समय उनके सिर को नुकसान मत पहुंचाना। और फिर उन मॉन्स्टर पर सभी अपनी अपनी
अपनी डिमांड करने लगते हैं, पर मियो इस बात से नाराज हो जाती है और मोगोतो को उन्हें मारने के लिए कहती है। फिर मोगोतो अपने तीर धनुष को पकड़कर चला जाता है अपने स्किल्स दिखाने। फिर मोगोतो काफी आसानी से और सफाई से सभी मॉन्स्टर के रेयर पार्ट को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं और फिर शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें सीगे शहर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और यहाँ काफी बिल्डिंग्स होती है। फिर मोगोतो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है आपका लेवल 1 है और रैंक E पर है आप। फिर मोगोतो मिशन बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ उसे A और B रैंक के अलावा और कोई मिशन नहीं दिख रहे होते। तभी उसकी नजर एक स्पेशल मिशन पर पड़ती है जो कि S रैंक की होती है। फिर जब मोगोतो उस मिशन को अच्छे से देखता है तो वो रिक्वेस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी की होती है और उसमें रूबी आइस की जरूरत होती है और ये जानकर मोगोतो काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर टोवा आती है और उससे बताती है सफर के दौरान उनका लेवल बढ़ गया है और वो मोगोतो को शुक्रिया करती है। फिर वो सभी लोग सफर के दौरान मिले सभी सामान को बांटने लगते हैं, जिसमें मोगोतो उसमें से सभी रूबी आइस को ले लेता है। फिर टोवा उसे अलविदा लेती है और सभी काफी उदास हो जाते हैं, पर मोगोतो कहता है क्यों ना हम सभी अपने सफर का अंत एक शानदार खाने के साथ करें और फिर सभी लोग मान जाते हैं। फिर टोवा अपने कार्ड कांटेक्ट को चेंज करती है मोगोतो के साथ और फिर रात हो जाती है। मियो और मोगोतो को उसके बताए रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर टोवा मोगोतो को पूछती है क्या वो रेम्ब्रांड ट्रेडिंग के लिए काम कर रहा है। मोगोतो कहता है हाँ, पर आखिर क्या बात है। टोवा कहती है मैंने उनके बारे में काफी अफवाह सुनी है, पर वो क्या अफवाह होती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मोगोतो और मियो को दिखाया जाता है जो कि खा पी कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। मोगोतो मियो से कहता है कि वो सावधान रहे क्योंकि यहाँ भी चोर हो सकते हैं जैसे जसूया में थे। और वो कहता है मुझे टोवा ने उस होटल में बताया कि रेनब्रांच ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम को चुनने वाले लोगों के साथ अक्सर चोरी होती है, तो मुझे लगा कि सावधान रहना चाहिए। फिर मियो घर चली जाती है और मोगोतो गाड़ी पर से सामान लाने चला जाता है, पर मियो अपने मन में सोचती है आज सीन के आने का कोई उम्मीद नहीं है, इसका मतलब मोगोतो और वो एक साथ सोएंगे। और ऐसा बस वो सोच रही होती है और अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगती है। पर जब वो घर जाकर देखती है तो उसके रूम में 2 बेड होते हैं। वो एक बेड को तोड़ने का सोचती है, पर तभी मोगोतो वहाँ आ जाता है। मियो उसे देखकर पूरा हैरान हो जाती है और उसका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। फिर मोगोतो वहाँ आता है और सीधा सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और फिर वो दोनों दिन की दुनिया पे पहुंच जाते हैं। तभी उनके पास एमा और सिन के क्लोन आती है। मोगोतो बताता है वो लोग सीगे सुरक्षित पहुंच गए हैं और वहाँ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने वाले हैं। एमा कहती है आप इतनी अजीब तरह से क्यों बात कर रहे हैं। वो बताता है कि बाहर के लोगों से उसे ऐसे ही बात करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। पर एमा मोगोतो को काफी गुस्से में कहती है फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर कैसे बात करते हैं, पर आप यहाँ पर हैं तो अपने ओहदे का ध्यान रखते हुए बात करता चाहिए। फिर मोगोतो इस बात के लिए माफी मांगता है। उसके बाद एमा सभी प्रजातियों की स्थिति के बारे में बताती है, जैसे एल्का पहाड़ों पर रहेंगे और वो वहीं से आपके सभी कामों को देखेंगे। ऑर्क्स और मिड्स लिजर्ड्स उनकी मदद करेंगे। वहीं पर डॉग घर बनाने में और मरम्मत का काम करने में मदद करेंगे, साथ ही वो अपने लिए हथियार भी बनाएंगे। फिर एमा कहती है मैंने मिस्ट लिजर्ड को मैदान साफ करने के लिए और गांव की रखवाली करने का काम दे दिया है और फिर सब ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उसके बाद वो छोटी सीन बताती है सारे ऑर्क आपके लिए घर बनाने का काम कर रहे हैं। पर मोगोतो उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो जगह काफी बड़ी होती है। मोगोतो उनसे कहता है क्या वो लोग यहाँ पर कोई महल बना रहे हैं, पर छोटी सीन कहती है वो इस जगह का यूज गेस्ट रूम की तरह करेंगे। मोगोतो कहता है इसके लिए तो काफी समय और काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी। पर हमें कहती है फिलहाल ऐसी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम करने का तरीका उसकी यादों की तरह रखा है। और ये जानकर मोगोतो काफी हैरान होता है, पर उसे याद आता है किसी ने उसकी सारी यादों को देखने के लिए इकट्ठा करके रखा है। फिर मोगोतो एमा से कहता है उसकी काफी समय से कोई बात नहीं हुई है। एमा की बात उससे हुई है, पर एमा मना करती है। उसके बाद वो छोटी सिन से पूछता है इसका नाम फ्रैगमेंट है तो हम भी इसे फ्रैगमेंट ही कहेंगे। मोगोतो पूछता है क्या उसकी बात सिन से हुई, पर वो भी मना करती है। उसके बाद वहाँ एल्डर डॉफ आते हैं। मोगोतो उनसे पूछता है बैरन आपकी छड़ी कहाँ है, पर बैरन बोलता है मैंने अपने चलने के लिए एक गैजेट बनाया है, अब सभी काम बच्चों पर तो नहीं छोड़ सकते ना।
उसके बाद बैरन उसे कुछ खास दिखाने के लिए अपने घर की तरफ लेकर जाता है। फिर वो उसे शॉप पर ले जाता है और काफी सारे आर्मर्स दिखाता है और बताता है कि उसे बनाने के लिए उसने और उसके लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है। और मोगोतो माफी मांगते हुए कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर उस सभी लोग को काफी गहरा सदमा पहुंचता है। मोगोतो बोलता है मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरे लिए कोई काम का नहीं। पर तभी उसकी नजर एक आर्मर पर पड़ती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। बैरन कहता है इसे कोई ने बनाया है। फिर हमें उसी डॉर्फ को दिखाया जाता है जिसने अंगूठी बनाई थी। तो कोई बताता है यह आर्मर आपकी मैजिक पावर को कुछ हद तक सोख लेगी पर ये काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। विमोगो तो उसे पहन लेता है। तो कोई बताता है आर्मर शारीरिक और जादुई दोनों तरीकों के हमले से रक्षा करेगा। लान होने पर यह आपके बचाव से कम और तेजी में ज्यादा प्रभाव डालेगा। मोगोतो उसे ट्राई करता है और वो आर्मर जादू से भरकर फट जाता है। मोगोतो कहता है क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इससे ज्यादा ताकतवर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है जो कि एल का होते हैं। इन्हें देखकर मोगोतो काफी हैरान होता है। और मियो बताती है कि उसने उन्हें रूप बदलने की ट्रेनिंग दी है पर वो लोग ज्यादा देर तक ये रूप बदल कर नहीं रह सकते। उसके बाद वो लोग सभी मशरूम को मोगोतो को देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। और फिर हमें मोगोतो को उस शहर में दिखाया जाता है। वो कहता है इनसे बात ना होने के कारण और मियो की कभी न खत्म होने वाली भूख के कारण मैंने अकेले ही क्लाइंट से मिलने का सोचा। वो उन्हीं क्लाइंट के यहाँ पहुंच जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी एडवेंचरस गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर मोगोतो रुका हुआ था। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो मोगोतो की इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें उसे ट्रेडिंग कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर मोगोतो गया था। वहाँ का ओनर अपना इंट्रो देते हुए बताता है मेरा नाम पैट्रिक है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। मोगोतो उससे कहता है माफ करना दोस्त लेकिन मैं किसी वजह से बस लिख कर बात कर सकता हूँ। पैट्रिक उससे पूछता है उसका सीगिया कितने समय हो गया। पर मोगोतो बताता है जेत्सुया से सीगिया आते समय वो अपने गोदामों कर आया है इसलिए वो यहाँ पर आने में काफी लेट हो गया और वो यहाँ पर कल ही पहुंचा है। पैट्रिक कहता है मैं ज्यादातर एडवेंचरर्स को जानता हूँ पर मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। मोगोतो बताता है कि वो ई रैंक पर है और वो उसी के साथ लेवल 1 पर है और सबसे जरूरी बात ये उसका पहला काम है। पर ये बात सुनकर पैट्रिक अपने भाई को थोड़ा हल्के में ले लेता है और कहता है वो मॉन्स्टर्स तुमसे काफी ज्यादा खतरनाक है तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। फिर मोगोतो 2 रूबिया इसकी आंखें निकालता है और उसके मुंह पर फेंक के मारता है और ये देखकर तो पैट्रिक की हालत खराब हो जाती है भाई। और फिर वो मोगोतो से माफी मांगता है। मोगोतो उससे पूछता है आखिर तुम इसका करने क्या वाले हो। पैट्रिक बताता है कि हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। अब इससे एक खास तरह की मेडिसिन बनाने वाले हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है और इस मेडिसिन का नाम है अमरूसिया। फिर पैट्रिक बताता है कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे एक श्रापित बीमारी से ग्रसित है। मोगोतो पूछता है ये श्रापित बीमारी क्या होता है। पैट्रिक बताता है श्रापित बीमारी वो होती है जो विच डॉक्टर्स किया कहते हैं। पैट्रिक का बटलर बताता है मालकिन और दोनों बेटियां लेवल 8 की श्रापित बीमारी से ग्रसित है और उन्हें ये पता चला कि उनका इलाज बस अमरोसिया से किया जा सकता है। पैट्रिक बताता है कि उन्होंने उस विच डॉक्टर को पकड़ तो लिया पर उसने कुछ बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि ये बीमारी लेवल 8 की है। फिर मोगोतो कहता है ठीक है ये सब तो होते रहेगा पर वो उस बीमारी को बनता हुआ देखना चाहता है क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट को जानता है जो इस काम में माहिर है। अगर वो इस दवाई को बनाएगा तो ये दवाई काफी जल्दी बन जाएगी और ये काफी ज्यादा असरदार भी रहेगा उन लोग के लिए। फिर पैट्रिक बताता है कि एक आदमी के दवाई के लिए 2 रूबिया इसकी जरूरत पड़ती है और उन्हें ऐसे 4 और चाहिए। पर तभी अपना भाई भगवान बन के उन्हें और 4 रूबिया इसकी आंखें दे देता है और ये देखकर तो उन सभी के बीच बल्ले बल्ले हो जाती है भाई, खुशी की लहर दौड़ उठती है। उसके बाद पैट्रिक उन्हें उनके काम के बिल को दे देता है और कहता है कल से आप दवाई का काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद मोगोतो मर्चेंट गिल्ड पर जाता है और वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसे फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा और ये सुनकर तो मोगोतो को मौत ही आ जाता है भाई। फिर मोगोतो पूछता है ये टेस्ट कब होगा और इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है आप टेस्ट कभी भी दे सकते हैं और आपके 2 टेस्ट होंगे, पहला होगा आपका रिटर्न टेस्ट और उसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे। और फिर वो उसे एक बुक देती है जिसमें से रिटर्न टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले थे। वो तो उसे पढ़ता है जो कि काफी बचकाना होता है। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है ये तुम्हारी टेस्ट में मदद करेगा। मोगो तो उस बुक को देखकर खरीद लेता है। उसके बाद वो सभी सवालों को देखता है तो उसे ये सवाल काफी आसान लगते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसे दूसरे टेस्ट के बारे में बताती है डिटेल में। दूसरा टेस्ट प्रैक्टिकल होगा
जिसके लिए आपको कुछ सामान इकट्ठा करना होगा, जिसमें से आसान चीजें से लेकर मुश्किल चीजें हैं, जिसमें आसान चीजें खाली बोतल और मुश्किल चीजें जैसे मॉन्स्टर के दांत वगैरह। उसके बाद मोकोतो उस पूरी बुक को पढ़ लेता है जो उसने खरीदी थी, और फिर वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है वो रिटर्न टेस्ट अभी देना चाहता है। और फिर हमें मोगोतो को क्लासरूम पर दिखाया जाता है। वो वहाँ एक मास्टर आता है और उसे क्वेश्चन पेपर देता है और उसे लिखने के लिए 1 घंटे का समय देता है, पर मोगोतो उसे आधे टाइम पर ही पूरा कर देता है। जीनियस है भाई लौंडा। पर ये देखकर वो टीचर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मोगोतो सभी जवाब सही देता है। फिर मोगोतो अपने मन में सोचता है इस दुनिया का एजुकेशन लेवल कितना कम है रे बाबा। फिर मोगोतो को वो टीचर दूसरा टेस्ट के लिए कहता है। उसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए मोगोतो उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है जिसमें उसे एक काफी खतरनाक सामान निकालने को कहा जाता है, जो कि 4 सबसे मुश्किल सामान होते हैं। और वो टीचर कहता है तुम इन 4 चीजों को तो दे ही सकते हो, और अगर तुम इन्हें नहीं दे सके तो इतना ही कीमती कुछ और सामान देना होगा। इसके बाद मोगोतो को वो 3 दिन का समय देता है वो सामान लाने के लिए, पर मोगोतो उससे भी काफी ज्यादा रेयर सामान को उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। और इतने रेयर सामान को देखकर उस टीचर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर मोगोतो सभी टेस्ट को काफी अच्छे से देकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वही रिसेप्शनिस्ट मिलती है। वो कहती है रिजल्ट्स आपको कल तक मिल जाएंगे। उसके बाद हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े जायंट केकड़े से लड़ रही होती है और उसे हरा भी देती है। वो उस बड़े से केकड़े का केकड़ा फ्राई बनाकर खाने लगती है। वो उस केकड़े को अपने कटाना की मदद से काफी सारे टुकड़ों में काटती है और फिर सभी को खाने के लिए देती है। और तभी उसे एक और काकर बताता है कि उसकी यादों के रूम पर जाकर मियो सभी यंग मास्टर के यादों को देख रही है। और ये सुनकर तो सिर एकदम बौखला जाती है और दौड़ के मियो को रोकने के लिए जाती है। और वो आकर देखती है तो मियो अपना काम कर रही होती है और एमा सिन का स्वागत करती है। एमा उससे बताती है कि मियो मोगोतो की यादों को ट्रांसलेट कर रही है, पर अभी भी उसकी काफी सारी मेमोरीज हैं जो ट्रांसलेट करना बाकी है, और इसीलिए एमा ने उसे यहाँ पर बुलाया है। और फिर ये सुनकर सिन बहाने बनाने लगती है, अरे मैं तो वो करने जा रही थी लेकिन। और फिर एमा उसे धमकाते हुए कहती है जब तक वो काम अपना सही से कर रही है तब तक वो मोगोतो से ये नहीं बताएगी कि सिन यहाँ पर काफी समय से आ गई है और वो अपना केकड़ा बनाकर खा रही थी। उसके बाद सिन मान जाती है और वो एमा को जाने के बाद ऐतिहासिक नाटक देखने की बात करती है, पर मियो उसे ऐसा करने से मना करती है। पर सिन उसे कहती है मेरे ट्रेनिंग पर जाने के बाद तुम भी तो यंग मास्टर के साथ अकेली थी ना, तुम दोनों अकेले होटल पे रुके थे है ना। और फिर ये सुनकर मियो शर्म के मारे लाल हो जाती है। मियो कहती है मुझसे सवाल जवाब करने के अलावा तुम्हें यंग मास्टर से मिलना चाहिए। फिर हमें मोगोतो को एक बार में दिखाया जाता है, पर उसे वहाँ के ड्रिंक्स की कोई भी नॉलेज नहीं होती, ऐसे ही पहुंच गया होता है लौंडा अपना। फिर वो वेटर से एक रैंडम ड्रिंक मंगाता है जिसका स्वाद ना उसे पता होता है और ना ही हमें। फिर हम 2 लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं आज जंगल में एक रेड बीस्ट का ग्रुप दिखना बंद हो गया है। वो दूसरा आदमी कहता है शायद ये अचानक उस ग्राइंड क्रैब के आने से हुआ होगा। और उस ग्राइंड क्रैब के बारे में सुनकर वो तो सोचने लगता है कि ये किस तरह का केकड़ा है भाई। और फिर वो वेटर उसके लिए ड्रिंक लाती है। मोगो तो उसे ट्राई करता है पर वो उसे काफी ज्यादा बेकार लगता है क्योंकि उसका स्वाद केले के जैसा होता है। और फिर वो सिन की दुनिया में आ जाता है। फिर फ्रैगमेंट और मोगोतो मिलकर वहाँ पर कुछ फल खाते हैं। मोगोतो उन्हें शुक्रिया करता है कि वो उन्हें फल इकट्ठा करने में मदद कर रही है। फ्रैगमेंट कहती है अफसोस इस बार पहले से काफी कम फल इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मौसम ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। इस बार तो बर्फ भी गिरी है। मोगोतो फ्रैगमेंट से पूछता है क्या उन्होंने मैजिक विलेज बनाने का काम शुरू कर दिया। फ्रैगमेंट बताती है उन्होंने ये काम शुरू तो कर दिया है पर उन्हें ये काम कैसे करना है वो अभी भी नहीं पता चल रहा है। मोगोतो उसे एक्सप्लेन करता हुआ कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ मैजिक विलेज कैसे बनाते हैं। वो बताता है कि वो डेमी प्लेनेट के फलों से व्यापार शुरू करने वाला है, माने लोगों को बेचना काफी मुश्किल है और इनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी उनके बस की नहीं है। और अगर वो ऐसा सामान बेचेंगे जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता तो आगे चलकर उन्हें ये परेशानी हो सकती है। इसलिए वो कुछ ऐसा करेगा कि वहाँ लोग घूमते फिरते आए और वो यहाँ का सामान उन्हें दे देगा, फिर उसका नाम होने लगेगा और इसके बाद वो अफवाह फैला देगा कि मोगोतो मस्त सामान बेचता है। पर हम देखते हैं कि ये सारी बात फ्रैगमेंट सुन ही नहीं रही होती है, वो तो अपना ही मगन होती है। उसके बाद सिन टेलीपैथी से मोगोतो से कहती है कि मियो को कुछ हो गया है, वो जल्दी वहाँ पर आए। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखते है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर मोगोतो एक एलके से पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं। वह एलके बताती है कि उसके यहाँ से जाने के बाद मियो ने आपकी मेमोरीज को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया
और फिर सिन छुप कर डेमी प्लेनेट पर आ गई और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। और मियो ने गलती से वो यादें देख ली जो सिन ने अपने लिए रखी थी और फिर बस ये सब शुरू हो गया। पर मोगोतो को अभी भी कुछ खास समझ नहीं आया होता है। फिर मोगोतो सिन से पूछता है आखिर क्या बात है, वो लोग लड़ क्यों रहे हैं। फिर मोगोतो उन्हें शांत करा देता है और फिर वो मियो को उसकी मेमोरीज सिन को वापस करने के लिए कहता है। उसके बाद वो पूछता है कि आखिर डेमी प्लेनेट में वापस आने के बाद तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की सिन। और फिर वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। फिर मोगोतो फिर से उन्हें शांत करा देता है और फिर वापस सीगे आ जाता है क्योंकि उसे सुबह जल्दी काम होता है। और उसके बाद वो कहता है इस कमरे में 2 बेड है और एक बेड वो अपने सोने के लिए मांगता है। पर सिन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर अपना भाई ठहरा सख्त लौंडा वो बोलता है ए शेमड़ी तू रहने दे, मैं कुर्सी पर ही सो जाऊंगा। उसके बाद वो एल्केमिस्ट मोगोतो को मैसेज करता है और शुक्रिया करता है कि उसने अमरोसिया बनाने का काम उसके लिए चुना है। और फिर सुबह हो जाती है, हमें उसी एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है और फिर वो लोग मेडिसिन बनाने के लिए चले जाते हैं। और फिर हमें उन्हीं दोनों आदमी को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में मोगोतो की जांच पड़ताल कर रहे थे। और फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी विच डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने पैट्रिक और उसके बच्चों को कष्ट किया था। पैट्रिक का बटलर और पैट्रिक मिलकर उसे मार देते हैं। उसके बाद मोगोतो और उसी एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो एल्केमिस्ट काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि मोगोतो ने उसे ये नहीं बताया होता है कि वो रेयरमेंट कंपनी के लिए मेडिसिन बनाने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पैट्रिक और उसका बटलर आते हैं। पैट्रिक का बटलर बताता है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब वो लोग दवाई बना सकते हैं। पर यहाँ पर एल्केमिस्ट काफी डरा हुआ होता है। फिर वो बटलर उन्हें वहां लेकर जाता है जहाँ सारा सामान रखा हुआ होता है। उसके बाद वो एल्केमिस्ट अपने जादुई मैजिक सर्कल बनाता है और अपना स्पेल कास्ट करता है। इसका नाम हाइजिल है तो हम भी इसे हाइजिल ही कहेंगे। वो अपने मैजिक का यूज ठीक से नहीं कर रहा होता तो मोगोतो उसके मैजिक को सुधार देता है। उसके बाद वो दवाई बनना शुरू हो जाता है और ये देखकर हाइजिल काफी खुश होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान था। बटलर बताता है कि आमतौर पर ये दवाई अमरोसिया के फूल से बनाई जाती है पर वो फूल काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसलिए उन्होंने दवाई बनाने के लिए रूबी आइस की आंखों का यूज किया क्योंकि रूबी आइस उन्हीं फलों का रस चूसती है। और अमरोसिया के फूल के बारे में जानकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और मोगोतो उन्हें अपने कंपनी का उत्पादन बनाने का सोच रहा होता है। उसके बाद वो लोग दवाई बना लेते हैं और हाइजिल इसे अपने हाथों में उठाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर तभी वहां पर अचानक से बटलर आता है और दरवाजा खुलता है जिससे हाइजिल के हाथों से वो बोतल छूट जाती है। पर किसी तरह मोगोतो उन बोतल्स को बचा लेता है। फिर वो उस बटलर से पूछता है क्या कोई परेशानी है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं पैट्रिक के हाथों में काफी गहरी चोट लगी होती है। मोगोतो पूछता है ये सब कैसे हुआ। पैट्रिक बताता है जब वो दवाई देने अपने पत्नी के पास गया तो उसके पत्नी ने उस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गहरा चोट लग गया और वो जख्मी हो गया। और फिर पैट्रिक बताता है कि ये बीमारी एक बुखार से शुरू हुई थी और उसकी हालत खराब होते चले गई। फिर उसे पानी से और रोशनी से डर लगने लगा और फिर धीरे धीरे वो काफी ज्यादा भयानक दिखने लगी। मोगोतो कहता है मुझे अपनी पत्नी के पास लेकर चलो, मैं उसे संभाल लूंगा। पैट्रिक कहता है तुम्हारे लिए उसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, हमारे सारे सैनिक मिलकर भी उसे नहीं संभाल पा रहे थे। पर मोगोतो काफी सीरियस होकर कहता है आप घबराइए मत, मुझे उनके पास लेकर चलिए, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। और फिर पैट्रिक उसे अपने पत्नी के रूम पर लेकर पहुंच जाता है पर उसकी पत्नी मोगोतो पर हमला कर देती है। पर मोगोतो किसी तरह उसे पकड़कर अपनी दवाई पिला देता है या फिर कहो कि पिलवा देता है। पर इसी तरह वो उनकी दोनों बेटियों को भी दवाई पिला देता है और फिर सभी लोग ठीक होने लगते हैं। उसके बाद पैट्रिक मोगोतो को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को ठीक करने में। मोगोतो कहता है उम्मीद करता हूँ वो पहले जैसे ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। फिर पैट्रिक मोगोतो की तारीफ करते हुए कहता है आखिर आप कौन है। मोगोतो जवाब देता है मैं तो एक मामूली सा व्यापारी हूँ जो अभी सीख रहा है। उसके बाद पैट्रिक उस पगलेट गॉड को शुक्रिया करने लगता है जिससे मोगोतो काफी ज्यादा इरिटेट होता है। बोलता है अरे भाई किसी और का शुक्रिया कर देता, उस गॉडेस का ही क्यों कर रहा है। उसके बाद मोगोतो पैट्रिक के घर से वापस निकल जाता है और तभी हम सिन और मियो को वहाँ देखते हैं। मोगोतो उन्हें वहाँ देखकर काफी हैरान होता है और पूछता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मियो कहती है दरअसल बात ऐसी है कि सिन आपसे कुछ पूछना चाहती थी। पर तभी हम देखते हैं उन पर कोई अपने मैजिक से हमला कर देता है और मोगोतो वहां से हट जाता है। पर मियो और सिन वहां पर फंस जाते हैं और आग की चपेट पर आ जाते हैं। और ये देखकर वो हमलावर सोचता है इनका खेल तो खत्म हो गया और वो काफी खुश होने लगता है। और ये वही आदमी है जिसे हम बार बार देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उन तीनों का खेल खत्म हो गया है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ की आग हटती है और मियो और सिन को एक खरोच भी नहीं आई होती। वो ऐसे नहीं देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मियो और सिन कहती है क्या बस इतना ही।
यंग मास्टर के आग के सामने तो ये बस गर्म हवा का झोंका था, और ये सुनकर तो उन दोनों अशासियंस की फट जाती है। मोगो तो कहता है तुम्हें उनके हमलों से बचना था। इन कहती है हम तो बस इन लोगों की शक्तियों का अंदाजा लगा रहे थे, बिल्कुल फालतू है ये लोग। लेकिन ये बात अशासियन दिल पर ले लेता है और अपने साथियों को बुला लेता है सीटी मारकर। वो आदमी सिन और मियो को ऑफर देता है कि वो लोग उसके ग्रुप में शामिल हो जाए और वो उन्हें काफी ज्यादा पैसा देगा। और हम देखते हैं कि मियो मान भी जाती है। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था भाई, मैं भी शॉक हो गया था। और ये देखकर सिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। दरअसल ऐसा करने के लिए उसे मोगोतो ने कहा था, क्योंकि जो कांड इन लोगों ने जेत्सुया में किया था वो यहाँ पर नहीं करना चाहता था। सिन कहती है ठीक है मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी। मोगोतो उससे कहता है किसी को जान से मत मारना, नहीं तो मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। उसके बाद सिन सभी को घुमा घुमा कर पटक पटक कर बहुत मारती है। उसके बाद वो अशासन मियो से मदद मांगता है और बदले में उसे पैसा देने के लिए कहता है, पर मियो साफ मना कर देती है, चल बे निकल इधर से। उसके बाद वो अशासन के साथ जो लड़का था वो वहां से भागने के लिए अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक स्पेल कास्ट करता है, पर मोगोतो उसे रोक देता है और बोलता है कहा भैया कहाँ जा रहे हो, अभी तो पिक्चर बाकी है। फिर वो अशासन अपना डैगर निकालता है और उन पर हमला कर देता है। सिन के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? सिन लगाती है उसको दो हाथ और पटक देती है जमीन पर। फिर वो अशासन अपने घुटनों के बल आकर जान की भीख मांगने लगता है। सिन भी उसकी मेमोरीज को देखती है और कुछ ऐसा देख लेती है, ऊपर दया आ जाता है और वो उसे छोड़ देती है। वो अशासन कहता है मुझे उसके परिवार को गहरी नींद में डालने के लिए माफ कर दो, पर मोगोतो कहता है गहरी नींद, अबे मरने वाले थे वो लोग। वो अशासन कहता है क्या, लेकिन मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ और ही था। वो बताता है उस मैजिशियन ने उसे गहरी नींद का श्राप देने को कहा था, इसलिए वो माना था, नहीं तो मैं नहीं मानता भाई। मोगोतो सिन से कंफर्म करता है कि क्या वो सच बोल रहा है, और सिन भी कहती है हाँ सही बोल रहा है। और फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं, पर हाँ मियो नहीं छोड़ती है भाई, वो तो अपना पैसा ले लेती है। यहाँ बात हुई थी 10 सोने के सिक्के की और मियो उसका पूरा पोटली रख लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी अशासन को दिखाया जाता है और वो पैट्रिक से माफी मांग रहा होता है। उसका बटलर बोलता है निपटारा कर दे क्या इसका, और पैट्रिक बोलता है मोगोतो की वजह से इसे छोड़ देते हैं। के बाद वो अशासन एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास सीन आती है और पूछती है वो आगे क्या करने वाला है। वो कहता है कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। फिर सीनू उसे एक कटाना देती है और कहती है मैंने तुम्हारा तलवार तोड़ दिया था, उसके बदले ये एक गिफ्ट है। और फिर सीनू उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है और इसे बड़े से पोटले में काफी सारे सोने के सिक्के भी देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पैट्रिक और उसके बटलर को दिखाया जाता है जो कि मोगोतो की ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सिन भी उन्हें छुप कर सुन रही होती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें सिन, मोगोतो, एमा सभी को एक साथ दिखाया जाता है। वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी एमा बताती है उनके सोल्जर्स मियो और सिन के साथ लड़ने के बाद अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। सिन पूछती है क्या वो इसलिए निराश हो रहे हैं क्योंकि हम वो हरा नहीं सकते। एमा बोलती है हाँ बात कड़वी है मगर यही सच है। मियो अपना सुझाव देते हुए कहती है हमें कुछ समय के लिए उनके लिए ट्रेनिंग बंद कर देना चाहिए, पर उससे सिन बोलती है ऐसे तो उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें छोड़ दिया है, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर गधेड़ी। मियो बोलती है दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं जब करती हूँ दिमाग का इस्तेमाल जब मुझे ये सोचना होता है कि मैं डिनर में क्या खाने वाली हूँ। निहायती भुक्कड़ है भाई ये लड़की। मोगोतो उससे कहता है ए झगड़ा मत करो नहीं तो खाना खराब हो जाएगा, और रही बात उन लोगों की तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। एमा बताती है इस वक्त और आराम कर रहे होंगे। मोगोतो सिन से कहता है तब तक तुम लीजर्ड से बात करके आओ। मियो सिन से गुस्से में बोलती है अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई ना। सिन उससे बोलती है अरे ओ मक्कड़ मानो, अगर इतनी बात करनी है ना तो जाके ऑल्के से बात कर। मियो बोलती है मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं, समझी ना, वो उनके लिए ट्रेनिंग का कोई परेशानी नहीं है। मोगोतो बताता है आल्के काफी ज्यादा ताकतवर है और वो कभी कभी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर एल्कीमी में व्यस्त रहते हैं। फिर हमें कुछ और को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और मोगोतो, मियो, एमा उन्हें छुप कर सुन रहे होते हैं। उनमें से एक और कहता है आज दोपहर में हमारी यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग है। दूसरा और कहता है मुझे उनके साथ ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, मियो या सिन के साथ ट्रेनिंग करो तो वो लोग
मौका तो देते कम से कम मारने का, पर यंग मास्टर तो कोई रहम नहीं दिखाते भाई, बहुत मारते हैं भाई। मुगो तो अपने मन में सोचता है क्या मैं इनके लिए विलन हूँ। उसके बाद मुगो तो वहाँ से वापस आ जाता है और कहता है जितना मैंने सोचा था हालात उससे ज्यादा बुरे हैं, मुझे अपनी शक्तियाँ रोक कर रखनी चाहिए थी। फिर वो सिन से पूछता है लीज एक्समैन के क्या हाल है। सिन कहती है उनकी हालत भी कुछ खास नहीं, जितना उनकी पावर होनी चाहिए थी उससे 10% भी नहीं। मुगो तो पूछता है क्या सभी प्रजातियां एक दूसरे से ज्यादा मेल मिलाप या बातचीत नहीं कर रही। एमा कहती है आपने सही कहा, हर प्रजाति के अपने तरीके होते हैं और वो अपने तक ही रहना पसंद करते हैं। सिन कहती है इसके लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर हमें सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है मीटिंग में। सिन उनसे कहती है आज अपनी पावर को चेक करने के लिए हम एक ट्रेनिंग करेंगे जो कि आम ट्रेनिंग में नहीं किया जाता। हर क्लैन का एक पावरफुल वॉरियर अपने टेक्निक्स और पावर का प्रदर्शन करेगा और फिर और की तरफ से एग्रिस और लेजर्ड की तरफ से ले लिए आते हैं और फिर वो दोनों टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर ऑर्क की टीम जीत जाती है। पर हम देखते हैं कि मोगोतो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि कौन जीता। सिन कहती है मैं जानती हूँ आप दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं, तुम अभी तक काफी कमजोर हो। एक और कहता है माफ करना सेंसी, आपके लिए भले ही काफी ज्यादा कमजोर और खराब हो, लेकिन हमारे लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा था और ये बहुत अच्छा लड़े। और फिर सिन उसे चिल्लाते हुए कहती है जितना मैंने तुम्हारी ताकत को चाहा था तुम उसके 10% भी नहीं हो, तुम सभी किसी काम के नहीं। हमें एक ताकतवर योद्धा चाहिए जिन पर हम पूरी तरह भरोसा कर सके। और कहती है आज से हर हफ्ते एक बार तुम में से एक इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगा और उसे हम उसके पावर के हिसाब से रैंकिंग देंगे। एक और कहता है पर इससे तो हमारी टेक्निक सबके सामने आ जाएगी। सीनू से कहती है अरे ओ सुअर की शकल के, तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम अपनी खुद की टेक्निक को छुपा सको। फिर सीनू ने काफी लंबा चौड़ा एक भाषण दे दिया। उसके बाद फ्रैगमेंट बोलती है अब आपके सामने यंग मास्टर बोलेंगे। ये लड़की हमेशा मोगोतो को फंसाते रहती है भाई। फिर मोगोतो खड़ा होता है और कहता है मैं सिन के बात से सहमत हूँ, तुम सभी इतने ताकतवर नहीं हो कि अपनी टेक्निक छुपाने के बारे में सोचो, पर मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ गाइस, मुझे भी तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है कि अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो वीडियो शुरू करते हैं। फिर सिन आकर बोलती है मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारियां जारी रखें क्योंकि कुछ दिनों में डेमी प्लेन रैंकिंग शुरू होगा। फिर सिन शिफ्ट होता है, हमें सिन मियो को देखते हैं। वो लोग री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ वो लोग मियो का लेवल चेक करते हैं तो उसका लेवल अभी भी 1500 होता है। फिर सिन अपना लेवल चेक कराती है पर उसका लेवल अभी भी मियो से कम होता है 1340। और ये जानकर सिन काफी ज्यादा निराश होती है। उसने इतना प्रैक्टिस किया फिर भी उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा। मोगोतो कहता है एक हफ्ते में 20 लेवल बढ़ा और क्या चाहिए। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सभी हाई रैंक एडवेंचरर्स रिटायर हो चुके हैं और कई का तो इलाज चल रहा है, इसलिए उन्हें लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है इस समय। इसलिए वो रिसेप्शन मोगोतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस शहर के नंबर 1 एडवेंचरर्स बनाने में किसी को ट्रेनिंग दे और मोगोतो मान जाता है। उसके बाद मोगोतो सिन से कहता है कि वो टोआ के ग्रुप को ट्रेनिंग दे। हाँ कर देती है। फिर मोगोतो उसे शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगता है और मोगोतो के जाने के बाद सिन नोटिस करती है कि मोगोतो टोआ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और वो अपने मन में सोचती है जरूर उसका चेहरा उसकी दुनिया में किसी के शख्स से मिलता होगा जो मोगोतो का काफी ज्यादा खास है। उसके बाद होता है सिन शिफ्ट। सिन टोआ के ग्रुप को काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देने लगती है। कभी उन्हें पहाड़ों में लटकाती है, कभी उन्हें नदी में फेंक देती है, कभी उनके पीछे मॉन्स्टर छोड़ देती है। भाई ये ट्रेनिंग नहीं टॉर्चर कर रही थी उन लोगों को। उसके बाद सिन उन्हें एक मिशन पर लेकर जाती है और शैडो टेल मॉन्स्टर के ग्रुप के बीच में लड़ने के लिए छोड़ देती है। यहाँ टोआ और उसके सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। टोआ का ग्रुप उन सभी मॉन्स्टर पर हमला करता है पर उनके अटैक का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सिन उन मॉन्स्टर के सामने बैरियर बना देती है और टोआ के ग्रुप को डांटते हुए कहती है तुम स्ट्रेटेजी बनाकर क्यों नहीं लड़ते, और फिर उन्हें स्ट्रेटेजी बताती है। फिर वो उन्हें उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहती है और अपना बैरियर हटा देती है। इस बार टोआ के ग्रुप मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद सिन एक मॉन्स्टर के ग्रुप को खुद से मारने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है और एडवेंचरस गिल्ड में आ जाती है। वो उस रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर बताती है फिर उसने टोआ के ग्रुप को मॉन्स्टर के केव में भेजा है और ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बौखला जाती है और कहती है ये तो पागलपन है, उनमें से लेवल 100 का प्लेयर मुश्किल से मॉन्स्टर को हरा पाता है और तुमने जो टोआ के ग्रुप को उनके पूरे ग्रुप में भेज दिया
तभी टोवा का ग्रुप वहाँ आता है जिन्होंने उन मॉन्स्टर के ग्रुप को हरा दिया था और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो मियो से अमरोसिया के फूल के बारे में पूछता है और कहता है इसे हम अपनी शॉप के सबसे रेयर चीज बना सकते हैं। वो कहता है अब मुझे अपनी शॉप बनाने पर ध्यान देना होगा क्योंकि हमें सामान होने के बावजूद उसे बेचने के लिए एक जगह तो चाहिए ही होगा। उसके बाद मोगोतो पैट्रिक के पास पहुंच जाता है दुकान किराए में लेने के लिए और पैट्रिक मान जाता है और कहता है अगर मैं आपकी कोई और मदद कर सकूं तो बताइए। और वो कहता है नहीं, अपने खुद की जगह ना लेने का कारण स्पाई से बचना तो नहीं। और फिर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रामो को तो अभी को बता रहा होता है जगह किराए पर लेने की वजह बस ये नहीं, वो सामान बेचना चाहते हैं। अगर किसी भी तरह की लेन देन होती है उसे राज्य को मैसेज करना पड़ता है और राज्य को मैसेज करने के बाद उन पर जासूसी शुरू हो जाएगी। इससे बचने के लिए उन्हें जगह किराए पर लेना पड़ेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। पैट्रिक उसे एक ऐसा जगह देता है जो किसी के राज्य के हिस्से में नहीं आता। वो तो वहाँ अपनी दुकान आराम से चला सकता है। फिर हमें मियो को दिखाया जाता है जो एक एलके के साथ दिनाशाक के जंगल में पहुंच गई होती है। अमरोसिया का फूल लेनी होती है। अभी हम दो एल्फ को देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उन्हीं दोनों एल्फ को दिखाया जाता है जिन्होंने कुछ इंसानों को बंदी बनाकर रख लिया था। ये दोनों एल्फ यहाँ की जंगल की रक्षा करती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मोगोतो की नई शॉप की खुशी में। यहाँ सभी लोग पार्टी मना रहे होते हैं और वो लोग मोगोतो को स्पीच देने के लिए कहते हैं। मोगोतो कहता है इस काम में तो सिन तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो, पर सिन कहती है पर वो लोग मुझे नहीं आपको सुनना चाहते हैं। और फिर मियो वहाँ आती है और मोगोतो से बात करने लगती है, पर सिन मियो को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले जाती है और कहती है मुझे लगता है बाकी लोगों को उनसे बात करने देना चाहिए। फिर उसके बाद मोगोतो के पास एक लड़की आती है और बताती है कि वो एक एलके है, उसका नाम आकिमा है और अब वो काफी ज्यादा समय तक खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। ये बात जानकर मोगोतो आकिमा को शाबाशी देता है। आकिमा मोगोतो से पूछती क्या वो दिनाराक के जंगल के बारे में उसे अभी इंफॉर्मेशन दे सकती है। मोगोतो हाँ कहता है। फिर आकिमा मोगोतो को एक डायरी देते हुए बताती है उन्हें वहाँ पर अमरोसिया के फूल मिले और वो उन्हें तोड़कर लाना भी चाहते थे, पर शायद वहाँ पर जंगल में कोई उनकी रखवाली कर रहा है। मोगोतो कहता है कोई बात नहीं और पूछता है क्या हल्के यहाँ खुशी से रह रहे हैं। आकिमा कहती है हाँ, वो सभी यहाँ काफी खुशी से रह रहे हैं और फिर सभी अल्के की जानकारी देती है। आकिमा मोगोतो को सभी चीजों के लिए शुक्रिया करती है। उसके बाद लिजर्ड की तरफ से बात करने के लिए लिली आता है और वो मोगोतो को ग्रीट करते हुए बताता है कि उसने मुकाबले के बाद काफी सारी नई टेक्निक सीखी है और उसे सिन ट्रेनिंग दे रही है। मोगोतो अपने मन में सोचता है सिन का असर पूरे डैमी प्लेनेट पर पड़ने लगा है। उसके बाद सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और वहाँ पर बैरन आता है। बैरन मोगोतो से पूछता है क्या सीगे में रहने वाले लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्या वो जगह कैसी है। मोगोतो बैरन को बताता है कि सीगे काफी खूबसूरत जगह है लेकिन सिन और मियो के लिए वो काफी अलग जगह है। उसके बाद बैरन और मोगोतो काफी सारी बातें करते हैं। मोगोतो बैरन से पूछता है क्या वो उनके साथ चलकर उनकी दुकान चलाने में मदद करने के लिए आना चाहेगा। बैरन मान जाता है। फिर हमें सिन और मोगोतो को दिखाया जाता है। सिन कहती है आज यंग मास्टर के साथ इनकी बातें खत्म भी होगी या नहीं। मियो बोलती है हाँ, मुझे भी उनसे अमरोसिया के फूलों के बारे में काफी जरूरी बात करनी थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिर अचानक से ही उन्हें काफी अजीब फील होता है क्योंकि उन्होंने मोगोतो की प्रेजेंस को फील करना बंद कर दिया होता है और वो लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर मियो को शांत कराते हुए कहती है रुक जाओ, मैं अब उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। उसके बाद हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है अच्छा है मैं अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख गया। तभी वहाँ मियो और सिन आते हैं उसे ढूंढते हुए और मियो उससे गले लगाकर काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और पूछती है क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। मोगोतो सिन से पूछता है क्या सब ठीक है, कहीं उन पर हमला तो नहीं हुआ है। सिन उस पर गुस्सा करते हुए बताती है कि वो अनगिनत बार मर चुका है। मोगोतो कहता है ओह पगलेट, देख तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ मैं। सिन उसे बताती कि जब वो अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करने के लिए फोकस करता है तो अपने आसपास की सभी चीजों में मिल जाता है और अपनी प्रेजेंस खो देता है और ऐसा तभी होता है जब कोई आदमी मर जाता है। मियो रोते हुए कहती है मुझे लगा जैसे आपको कुछ हो गया है। मोगोतो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, देखो सब कुछ एकदम ठीक है। सिन बताती है कुछ ठीक नहीं है। मोगोतो की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस समय वो मैजिक के मामले में उस गॉडेस के लेवल जितना हो गया है और अगर उस गॉडेस को इस बारे में पता चला तो ऐसा हो सकता है कि वो गुस्से में आकर उसकी जान ले ले और उसे तुरंत डॉफ से पावर को सप्रेस करने वाला इक्विपमेंट बनवाने को लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मोगोतो को देखते हैं
वो अपने दुकान के सामान की खरीदी करने के लिए जा रहा होता है और वो यहाँ काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो रास्ते में चलता हुआ जा रहा होता है, तभी उसके तरफ एक बैग उड़ता हुआ आता है, पर मोगोतो उसे डॉच कर लेता है। और तभी वो आदमी वहाँ आता है जिसका वो बैग होता है। वो मोगोतो से माफी मांग कर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, और अपना सामान उठाने लगता है। मोगोतो सोचता है ये कॉमन नहीं बोल रहा, शायद ही कोई डेमी ह्यूमन है। मोगोतो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो आदमी काफी हद तक उसी के जैसे दिखता है। फिर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे चिपकने लगती है। मोगोतो देखता है कि वो गलती से कहीं और ही पहुंच गया है। वो लड़की अपनी एड़ी चोटी का दम लगा देती है उसे सेड्यूस करने के लिए, लेकिन अपना भाई तो ठहरा सख्त लौंडा कहाँ ही पिघलने वाला है। वो उस लड़की से खुद को छुड़वाने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही वहाँ पर मियो और सीना जाते हैं और उसे इस हालत में देखकर उसे घसीटते हुए घर लेकर जाते हैं। और अब तो भाई साहब मोगोतो की वाट लगने वाली है। सीना और मियो काफी गुस्से में उससे पूछते हैं कि वो आखिर वहाँ पर क्या कर रहा था। मोगोतो बोलता है कि वो वहाँ पर गलती से पहुंच गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मियो अपने स्पाइडर वेब से सभी तरफ जाल बिछाकर उसे रोक देती है। वो दोनों उससे पूछती है क्या वो दोनों उसके लिए काफी नहीं है। मोगोतो कहना तो चाहता है कि वो उसके परिवार का हिस्सा मानता है, लेकिन ऐसा बोलता नहीं। फिर वो दोनों मिलकर उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके साथ वो करने के लिए कहती है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर यूजर नेम ही डाल दूंगा भाई। अरे वीडियो से भटक रहा हूँ। तो हाँ, इन और मियो मिलकर मोगोतो के साथ कुच्ची कुच्ची करने की कोशिश करते हैं, पर मोगोतो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। और यहाँ मियो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं क्या उन्होंने सही किया। अगर मोगोतो नाराज हो गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सीन कहती है अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर हमें मोगोतो की तरफ दिखाया जाता है जो कि फटे कपड़ों के साथ एक पेड़ पर उल्टा लटका होता है। तभी वहाँ एमा आती है और उसे स्पाइडर वेव और पिंक फॉग को देखकर समझ जाती है कि पक्का इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर मोगोतो से कहती है कि यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर रहना मना है और रोकोई ने उसके लिए कोई स्पेशल आर्मर बनाया है, तो जाकर वो उसे देख ले। मोगोतो अपने मन में कहता है तुम मेरे कुछ बातों को सुने भी नहीं समझ गई एमा, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। और फिर हमें रोकोई के घर को दिखाया जाता है जो कि मोगोतो के लिए नई आर्मर देता है और ये आर्मर मोगोतो को काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। उसके बाद उसके पास मियो आती है और जो कुछ भी रात को हुआ उसके लिए उससे माफी मांगती है और कहती है मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। मोगोतो कहता है कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, पर आगे से कोशिश करना कि ऐसी गलती फिर से ना हो। मियो कहती है हाँ ऐसे दोबारा नहीं होगा। फिर मोगोतो कहता है हाँ मुझे याद आया, तुम बता रही थी कि कोई एमरोसिया की फूल की रखवाली कर रहा है। मियो कहती है काफी इविल लुक देते हुए अब वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगी। पर मोगोतो उसके इंटेंशन को समझ के उससे कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है और ये सुनकर तो मियो का दिल गार्डन हो जाता है भाई। फिर वो लोग दिनारात के जंगल में पहुंच जाते हैं और उनका कोई पीछा करने लगता है और ये बात उन दोनों को पता होती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। मोगोतो उनसे पीछा छुड़वाने के लिए कहता है और मियो अपनी स्पाइडर वेब से उन्हें फंसा देती है और फिर वो लोग अमरोसिया के फूल के पास पहुंच जाते हैं। आगे फूलों की तरफ फिसलन होती है, इसलिए मोगोतो मियो को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है और मियो काफी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों हाथ पकड़कर आगे चलने लगते हैं। और फिर तब हमें उन्हीं एल्फ को दिखाया जाता है जो वहाँ की रक्षा करते हैं और वो उन दोनों को रोक देते हैं और ये देखकर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है भाई मियो। मोगोतो उन एल्फ से बात करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं, मियो ट्रिगर्ड हो चुकी थी और इसका ये भी लोग देख के तो भाई किसी के भी फट जाएगी। और मियो के पावर्स को सेंस करते हुए वो जो उन लोगों का पीछा कर रहे थे वो लोग भी अमरोसिया तक पहुंच जाते हैं और वो लड़की कहती है अमरोसिया के फूल हमें मिल गए, अबे सारे फूल हम लेकर जाएंगे। और ये सुनकर उन एल्फ को लगता है कि मोगोतो भी उन लड़कियों के साथ मिला हुआ है, पर मोगोतो समझाने की कोशिश करता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। और यहाँ मियो तो अपने अलग ही गुस्से में थी भाई। उन एल्फ में से एक लड़की कहती है ए लड़की तुमसे रेड लोटस की खुशबू आ रही है। मोगोतो सोचता है हम उनसे तो काफी पहले मिले थे। उसके बाद वो एल्फ लड़कियां उन पर हमला करना शुरू कर देती है और मोगोतो मियो को उठाकर भागने लगता है। और फिर यहाँ वही लड़की आती है जो मोगोतो का पीछा कर रही थी। वो मोगोतो से कहती है तुम भाग क्यों रही हो, जाओ उनसे लड़ो और उन्हें मार दो। मोगोतो कहता है तू मुझे हुक्म देने वाली कौन हो तेरे सेमड़ी। और फिर मोगोतो ये नोटिस करता है कि ये वही लड़की है जो उसे उस दिन मिली थी। वो एल्फ उन पर अभी भी हमला कर रहे होते हैं और इस बार वो फायर बॉल से हमला करते हैं, पर मोगोतो अब डिफेंसिव काय का यूज करके उनसे बच जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। इस एपिसोड की शुरुआत एक जंगल के धमाके के साथ होती है। हम देखते हैं मियो, मोगोतो और बाकी एडवेंचरर्स उन एल्फ से बचकर भाग रहे होते हैं।
तभी सिन टेलीपैथी से मोगोतो को चिढ़ाते हुए कहती है, लगता है वहाँ काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं यंग मास्टर। मोगोतो सिन से पूछता है क्या वो उनकी कोई मदद कर सकती है। सिन कहती है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मियो के साथ डेट पर जाने वाले की मदद करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मोगोतो सिन से कहता है कि वो कोई डेट पर नहीं आया है, ऐसा वो गलत समझ रही है। फिर सिन उसे अपनी नई कटारा बनवाने के लिए और चावल की खेती करने के लिए परमिशन मांगती है और फिर मोगोतो मान जाता है। फिर सिन मोगोतो से कहती है वो एडवेंचरस के पैरों पर स्मोक स्केट्स बनाए और इसी मौके का फायदा उठाकर वो मिस्ट गेट खोल देगी और उन सभी को मोगोतो के बनाए मैजिक सिटी पहुंचा देगी। और वो मियो को शांत कराने का तरीका बताती है कि वो उसका फेवरेट खाना उसे ला कर दे, जो कि मोगोतो खुद होता है। उसके बाद मोगोतो उन एडवेंचरर्स पर हमला करके उन्हें मैजिक सिटी में भेज देता है और अपने हाथों से खून निकाल कर वो मियो को पिला देता है और मियो शांत हो जाती है। उसके बाद वो एल्फ उन पर अपने हमला करने के लिए अपने मैजिक से तलवार बनाकर उन पर हमला करती है, पर मियो उनके हमले को नलीफाई कर देती है। और ये देखकर वो एल्फ काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उनका कोई भी स्पेल काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद मोगोतो उनकी मैजिक स्टिक और बो को तोड़ देता है और उन दोनों को बांधने के लिए कहता है मियो से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं तीनों एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि मैजिक सिटी पर पहुंच गए होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अचानक से कहाँ पहुंच गए। तभी उनके पास फ्रैगमेंट और कुछ लोग आते हैं जो कि उनका स्वागत करते हैं। फिर हमें वापस मोगोतो को दिखाया जाता है जो उन एल्फ से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर हमला करने नहीं बल्कि बिजनेस करने के लिए आया है। वो एल्फ कहती है कि हमें बाकियों से बात करनी होगी, उसके बाद वो तूने बताएगा। और वो दोनों अपना नाम बताती है। इस बड़ी लड़की का नाम एगुआ है और इस छोटी वाली लड़की का नाम एग्रीस। उसके बाद वो एल्फ उन्हें अपने गांव में लेकर जाती है जिसका नाम होता है फेरिस ओकर। वहाँ मोगोतो पहुंचकर किसी ऐसे बैरियर को फील करता है जिसे उसने पहले भी फील किया था। उसके बाद वो लोग उन्हें एल्डर्स के पास लेकर जाते हैं। वो एल्डर्स उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं आपका द फॉरेस्ट ऑफ द ऑगर्स में स्वागत है। और वो बताता है कि उसका नाम नेगिस्टोरी है और वह यहाँ का प्रतिनिधि है। मियो उनसे पूछती है क्या वो एक एल्फ नहीं है। वहाँ के सभी एल्डर्स कहते हैं सोल्स पर निर्भर होने के बजाय वो खुद के सूझबूझ से जंगल को संभालते हैं, इसका मतलब वो एक अलग प्रजाति है। पर तभी वहाँ पर नेगिस्टोरी का बेटा आता है और कहता है तुम सब गलत समझ रहे हो, एल्फ एक अलग प्रजाति नहीं है। फिर वो अपना नाम बताता है और कहता है उसका नाम है अडोनो। फिर वो आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं और किसी ड्रैगन रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो एल्फ मोगोतो कुछ सवाल पूछने की बात करते हैं और सवाल का जवाब देते हुए शाम हो जाती है। फिर एगुआ और एग्रीस मोगोतो से माफी मांगती है और कहती है माफी के तौर पर हमने आपके लिए पार्टी रखी है। फिर वो लोग मोगोतो को अपने मास्टर से मिलवाने की बात करते हैं और तभी एक आदमी दीवार तोड़ता हुआ उनके पास आता है। और हाँ गाइस, ये घोड़े जैसे शरीर वाला गधा इनका मास्टर है। वो आदमी अपना नाम मोंडो बताता है और वो मोगोतो से हाथ मिलाता है, पर ये देखकर मियो उससे काफी ज्यादा ट्रिगर उठाती है और उसे उठाकर फेंक देती है। और यहाँ वो मोंडो जमीन पर पड़ा पड़ा सोच रहा होता है इतना पावरफुल हमला आखिर वो है कौन, और उस आदमी ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं किया था। और ये सोचकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर वो काफी इवल लग देता हुआ कहता है उन दोनों को मुझसे मिलकर काफी ज्यादा अफसोस होगा। अबे बेवकूफ, थोड़ी देर रुक जा, तुझे पता चलेगा कि किसे अफसोस होगा। उसके बाद मोगोतो मियो से कहता है कि वो एडोनस और मोंडो की जानकारी इकट्ठा करने में उसकी मदद करे और फिर मियो उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए चले जाती है। मियो अपने मन में सोचती है यंग मास्टर के लिए काम करना काफी ज्यादा खुशी की बात है, पर आजकल वो काफी अलग बर्ताव करते हैं। उसके बाद मियो मोंडो की जासूसी करती है और उसे पता चलता है कि उससे पर किसी ने कंट्रोल कर रखा है और वो देखते हैं कि उसने जो गाँव में जाल बिछाया था उसने कुछ पकड़ लिया है और वो किसी की टेलीपैथी होती है। मियो समझ जाती है कि पहली आवाज तो एडोनस की है, पर वो दूसरी आवाज को पहचान नहीं पाती। एडोनो उस अननोन पर्सन से कहता है चिंता मत करो, यहाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने डिमन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद मियो आकर सभी बातों को मोगोतो को बता देती है। उसके बाद मोगोतो मियो को सिन की जगह लेकर सिन को गाँव में भेजने के लिए कहता है और कहता है वही बस मेरे सवालों का जवाब दे सकती है। फिर सिन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सभी एल्फ पार्टी कर रहे होते हैं और मोगोतो देखता है कि मोंडो और ओडोनस अकेले में जाकर बात कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मोंडो अपने ऊपर से काबू खो देता है और वो ओडोनो की सोल को जाकर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हम एक विच को देखते हैं। मोगोतो उससे मारने का कारण पूछता है और कहता है क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी। वो विच कहता है इससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर हाँ
मेरी दुश्मनी तुमसे है। और वो लीच मोगोतो पर हमला कर देता है, पर उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। मोगोतो अपने पावर का यूज करके उसकी पूरी पावर खींच लेता है और यहाँ सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर तभी वहाँ सिन पहुंच जाती है। मोगोतो सिन से कहता है कि वो लीच से बाद में बात करना चाहता है। उसके बाद सिन लीच को कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। उसके बाद वो सभी एल्डर्स मोगोतो को बताते हैं कि हमें पता था कि तुम कोई व्यापारी नहीं हो, इसलिए हमने पहले से फेक पार्टी रखी ताकि हम तुम्हें मार सके। और ये सच्चाई जानकर तो मोगोतो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है भाई। फिर तभी सिन को कुछ याद आता है और वो वेल्ग स्टोरी से कहती है, तुमसे काफी समय बाद मिलकर अच्छा लगा वेल्ग स्टोरी। वेल्ग स्टोरी सिन को नहीं पहचान पाता तो सिन उसे याद दिलाते हुए कहती है, भूल गए तुमने रोते हुए मुझसे सुरक्षा कवच की भीख मांगी थी। और ये सुनकर तो वेल्ग स्टोरी की पूरी याददाश्त तरोताजा हो जाती है। वो पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिन ही है और ये सभी उसे ग्रीट करने लगते हैं। सिन कहती है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि यंग मास्टर को ग्रीट करना चाहिए और बताती है कि मोगोतो ही उसका यंग मास्टर है। और ये सुनकर तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर हम उस लीच को दिखाया जाता है जिससे मोगोतो पूछताछ कर रहा होता है कि वो उस जंगल में क्या कर रहा था। वो लीच कहता है कि वो उस जंगली ओगर के शरीर पर घुस गया था ताकि वो उसकी क्षमता को जांच सके। सिन उससे पूछती है कि वो अमर होकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है। वो लीच कहता है कि वो एक ग्रैंड बनना चाहता है और बताता है कि ग्रैंड किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। मोगोतो उससे कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें जादू के बारे में काफी कुछ पता है और उससे जादू सीखने के लिए कहता है। उस लीच को ऐसा लगता है कि मोगोतो उसका मजाक उड़ा रहा है, पर मोगोतो उससे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुमसे कुछ मैजिक सीखना चाहता हूँ। और बताता है कि उसकी मैजिक के बुक में बस एक ही पन्ना है जो कि उसके दोस्त ने उसे लिख कर दिया था। और ये जानकर तो उस लीच की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। उसके बाद सिन उस लीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहती है, एक हेड वो नहीं होता जो किसी भी दुनिया में आ जा सके, मन की दूसरी दुनिया में गया हुआ इंसान ही अगर सरवाइव कर लेता है तो उसे ग्रैंड कहा जाता है। मोगोतो सिन से पूछता है, क्या दुनियाओं के बीच सफर किया जा सकता है? सिन कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा रेयर है। वो सोचता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, पर सिन उसे ऑफर देते हुए कहती है कि वो मोगोतो के साथ मिल जाए और ऐसा कर कर वो मोगोतो को काफी ज्यादा मैजिक सिखा सकता है। और फिर लीच मान जाता है। उसके बाद हमें उन्हीं तीनों एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खजाना चुराने का प्लान बना रहे होते हैं और यहाँ वो लोग मोगोतो की अंगूठियों को खजाना समझ रहे होते हैं, मतलब मियोनीर को। उसके बाद हम वापस मोगोतो और लीच को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लीच काफी हैंडसम लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो आपस में काफी सारी बात करते हैं, पर तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और सिन के सर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें सिन को बेहोश दिखाया जाता है। मोगोतो बियो को सिन के खून को रोकने के लिए कहती है और वो लीच के साथ धमाके वाली जगह पर जाने लगता है। फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ धमाका हुआ था और वो पूरी जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। फिर हम मोगोतो और लीच को देखते हैं जो भागते हुए उसी धमाके वाली जगह पर जा रहे होते हैं, पर लीच कमजोर बॉडी होने की वजह से थक जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। लीच मोगोतो से कहता है, अच्छा हुआ कि मैं अपनी पावर्स को बचा कर रखूं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जख्मी लोगों की मदद कर पाऊंगा। और ये जानकर मोगोतो काफी हैरान होता है कि वो एक लीच होने के बावजूद भी हीलिंग मैजिक कर सकता है। लीच बताता है कि वो इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मोगोतो उसे वहीं से हील करने के लिए कहता है और वो लीच को छोड़कर उस जगह पर पहुंच जाता है। और मोगोतो हादसे वाली जगह पर पहुंचकर देखता है कि आल्के काफी ज्यादा जख्मी होता है और सोचता है ये आल्के इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया, ये तो खुद को ठीक कर सकते हैं। मोगोतो उस आल्के की हालत को देखकर सोचता है कि वो मर चुका है, पर लीच कहता है आसपास के सभी लोग सुरक्षित हैं, पर आपके पास जो है वो पूरी तरह से घायल है। और ये सुनकर कि वो घायल है, मरा नहीं है, मोगोतो को एक होप मिलती है। उसके बाद मोगोतो अपने काय का यूज करके उसे हील कर देता है। लीच कहता है अब सभी खतरे से बाहर है, आगे का वो खुद संभाल लेगा। पर तभी मोगोतो फील करता है कि उसकी पावर चारों तरफ फैली हुई है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची रोते हुए आती है और उसे एक लॉकेट देती है और उसे देखकर मोगोतो समझ जाता है कि ये उसी ओगर का है जिसने कुछ दिन पहले उससे बात की थी। वो बच्ची बताती है कि वो लोग छोटी सिन के साथ वहाँ इंसानों को रोक रहे थे। फिर मोगोतो उसी जगह पर जाता है जहाँ धमाका हुआ था और वहाँ देखता है कि वहाँ पर फॉग गेट खुला हुआ है और सोचता है कि कहीं इस धमाके की वजह से सीगे
जाने वाले पुराने दरवाजे तो नहीं खुल गए। उसके बाद उसे दरवाजे के उस पार एक एडवेंचरस की प्रेजेंस महसूस होती है और वो छोटी सी और को भी महसूस कर पाता है। तभी बोगोतो को याद आता है कि लोग अपनी चेतावस्था भी छोड़ पाते हैं जब वो मर जाते हैं। बोगोतो उस एडवेंचरस से पूछने के लिए उस गेट की तरफ जाता है और जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे उस एडवेंचरस की मेमोरी दिखने लगती है। हम देखते हैं ये वही औरत की यादें होती है जो कि बोगोतो का पीछा कर रही थी और अब वो बोगोतो को सब समझ आ जाता है कि उसका उस औरत से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और बोगोतो उन सभी चीजों को देखकर समझ जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। उसके बाद हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि सीगे शहर में पहुंच चुकी होती है। फिर हमें उन हथियारों को दिखाया जाता है जो कि उसने चुराए होते हैं और वो उसे लेकर सोच रही होती है आखिर उसकी जान बची गई। पर तभी चारों तरफ फॉग छाने लगती है और अक्खा पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है और अब यहाँ अपना भाई पहुंच चुका होता है। और सच कहूँ तो भाई इसके इस एविल लुक को देखकर तो सच में मजा ही आ गया। वो लड़की बोगोतो को देखकर कहती है कि तुम काफी ज्यादा डरावने लग रहे हो और पूछती है क्या वो एक डमी ह्यूमन है। पर बोगोतो यहाँ काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और गाइस आगे का सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बोगोतो उस लड़की के सामने जाकर कहता है इस समय मैं यही सोच रहा हूँ कि उन लोगों के बजाय तुम्हें मार देना चाहिए था और अपने डैगर को निकालता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अपने हथियार से बोगोतो पर हमला करने लगती है पर उसके शील्ड से बोगोतो को कुछ नहीं होता। उसके बाद बोगोतो उस लड़की के दोनों हाथ को काट देता है और फिर अपना डैगर उसके गले में घुसा देता है और उसे मार देता है। उसके बाद बोगोतो की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस योगर के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। बोगोतो बताता है कि उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो ठीक है और बैकपेट और ऑगर को आखिरी अलविदा किया। फिर अब सभी को घर पर दिखाया जाता है और बोगोतो लीच का नाम शेकी रखता है और बताता है कि शेकी का मतलब होता है ज्ञान या फिर कॉमन सेंस और ये नाम शेकी को काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर बोगोतो सिन से पूछता है जब धमाका हुआ था तो उस एडवेंचरस की मेमोरी उसे देख पाई थी पर मेमोरीज देखना तो तुम्हारी शक्तियां है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं तुम सभी का एक मिक्सचर बन चुका हूँ। और ये सुनकर सीन हंसने लगती है। सेफी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई भी सर्वेंट अपने मालिक का हिस्सा नहीं बन सकता और उसके अंदर नहीं जा सकता, ऐसा हुआ तो वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। सेफी आगे कहता है कि बोगोतो जब चाहे अपने सर्वेंट्स का पावर यूज कर सकता है पर ऐसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। सिन कहती है ऐसा तभी हो सकता है जब एक मालिक को अपने सर्वेंट पर पूरी तरह भरोसा हो। और ये सुनकर मियो काफी ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है ये बस एक इत्तेफाक था और ऐसा कुछ नहीं है, अगर यंग मास्टर घायल होंगे तो मेरी भी पावर अवेकन हो जाएगी। और अब फिर से सिन और मियो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बीच में वो शेकी को भी घसीटने लगते हैं और शेकी बेचारा जाकर एक कोने में बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, बोगोतो शेकी के साथ जाकर एमा और बाकी लोगों को मैजिक सिटी पर चारों तरफ दीवार बनाने के लिए कहता है जिससे लोगों को लगेगा कि मैजिक सिटी वहीं तक सीमित है और वहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। बोगोतो लिजर्ड मैन को इलाके में निगरानी करने के लिए कहता है और आल्के को बोगोतो के बारे में पूछता है। आल्के कहती है उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो आल्के बोगोतो की जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। फिर बोगोतो उस आल्के से कहता है कि वो एडवेंचरस का भेष बदलकर मैजिक सिटी पर रहे और सबकी निगरानी रखे क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो। उसके बाद हमें रोकोई के घर को दिखाया जाता है और यहाँ बोगोतो और सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। बोगोतो बैरन से कहता है कि एडवेंचर्स के लिए डॉफ द्वारा बनाए गए सामान काफी ज्यादा रेयर होते हैं इसलिए उनकी अच्छे से ध्यान रखें। और फिर हम एक और को देखते हैं, बोगोतो उसके पास जाता है और कहता है तुम तो वही हो ना जो हमेशा उसके साथ रहा करते थे और उससे माफी मांगता है। वो कहता है यंग मास्टर आपने हमारे पूरे गांव की रक्षा की है, आपके लिए जान देना तो फक्र की बात है। बोगोतो कहता है जब मैं उसके माता पिता से माफी मांगने गया था तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा और फिर वो उससे डेमी प्लेनेट की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कहता है। के बाद रात हो जाती है। सीके बोगोतो से पूछता है क्या बात है, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है। बोगोतो कहता है वो बस डेमी प्लेनेट की फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। उसके बाद बोगोतो पैट्रिक के पास पहुंच जाता है और पैट्रिक उसे एक मैप दिखाता हुआ कहता है कि न्यूट्रल सिटी यहाँ पढ़ने के लिए काफी सारी जगह है। बोगोतो उस मैप को देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल जापान के महाद्वीप जैसा ही है। फिर पैट्रिक का बटलर उससे कहता है रोडिस्कार शहर के और मिलिया हम राज्य के बीच में है और यहाँ किसी भी राज्य का दखल अंदाजी नहीं है, वहाँ वो अपना बिजनेस किसी परेशानी के बिना ही कर सकता है। बोगोतो सोचता है मैं यहाँ ऐसा ही नहीं जा सकता।
फिर वो पैट्रिक से कहता है कि उसने उससे एक झूठ बोला है और अपने मास्क को उतार कर दिखाता है। पैट्रिक तो उसे देखकर पहले काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कोई बात नहीं, मेरे परिवार पर श्राप के बावजूद भी प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ था। यहाँ पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना पहले किया करता था। उसके बाद वो अपने साथ सिकी को ले जाने के लिए कहता है और बताता है कि सिकी ने इंसानों पर काफी ज्यादा रिसर्च की है, इसलिए वो इस काम के लिए सही रहेगा। सिन पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है। को तो बताता है कि वो इस दुनिया के बारे में और अपने माता पिता के बारे में और जानना चाहता है। तभी वहाँ वो गॉडेस मोगोतो को ढूंढ लेती है और उसे एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। और यहाँ पैट्रिक का बटलर उसे बता रहा होता है मिलीनिया टेटोनिया दोनों साम्राज्य मिलकर डीमंस पर हमला करने जा रहे हैं। और हम मोगोतो को देखते हैं इसके ऊपर एक लड़की हमला करने के लिए आती है और मोगोतो उससे बाल बाल बचता है। फिर मोगोतो देखता है कि उस हमले की वजह से उसकी 2 उंगलियां कट गई होती। एपिसोड की शुरुआत में मोगोतो को दिखाया जाता है और उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया जाता है। मोगोतो सोचता है आखिर ये लोग हैं कौन, यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद वो खुद को शांत करता है। इस लड़के का नाम है मित्सुरुगी और लड़की का नाम है सोफिया। मित्सुरुगी मोगोतो को देखकर कहता है क्या उस गॉडेस ने एक डमी ह्यूमन को चुना है। सोफिया कहती है हाँ, लगता है वहाँ लोगों की कमी पड़ गई है। और ये गॉडेस का नाम सुनकर समझ जाता है कि ये सब उस देवी का किया कराया है। मोगोतो सिन और शिकियामियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी सोफिया मोगोतो पर हमला कर देती है। मोगोतो उसे डॉज करता है पर मोगोतो देखता है कि उसके आर्मर और डिफेंसिव का सोफिया के हमले को पूरी तरह नहीं रोक पा रहे हैं। मोगोतो कहता है जितना मैंने सोचा था मेरी हालत उससे ज्यादा खराब हो रही है और इस समय मैं बस अपने तीर कमान का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोफिया कहती है अच्छा अब मुझे समझ आया कि उस गॉडेस ने तुम्हें क्यों भेजा है। और वो मोगोतो से पूछती है क्या तुम सच में कोई डेमी ह्यूमन हो या फिर इंसान से दिखने वाले कोई क्रिएचर। मोगोतो उससे कहता है अरे ओ अकल की हड्डी, अच्छे से देख इंसान ही होगा। और पूछता है ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। सोफिया बताती है कि बदकिस्मती से वो लोग इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि डीमन की तरफ से है। इसका मतलब वो उसका दुश्मन है। पर वो तो समझ नहीं पा रहा होता कि सोफिया कहना क्या चाहती है। सोफिया बताती है कि एक जंग का मैदान है और यहाँ इंसान और डीमंस के बीच जंग होने वाली है। और ये सुनकर वो तो सोचता है अरे मरी भैया कहीं मैं इस लड़ाई के बीच में तो नहीं फंस गया। तभी मित्सुरुगी कहता है ये हमारे डीमन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमें इसे जल्दी हटाना होगा। फिर मोगोतो डेमी प्लेनेट पर वापस जाने का सोचता है पर ये सोचकर रुक जाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग उसका पीछा करेंगे। उसके बाद मोगोतो अपना रेड सूट एक्टिवेट कर लेता है और उन पर अपने फायरबॉल से हमला करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर वो देखता है कि उसके चारों तरफ मेटल की दीवार बन चुकी है जो कि मोगोतो के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही होती है। सोफिया कहती है जितना मैंने सोचा था तो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। सोफिया मित्सुरुगी से हेल्प मांगती है। उसके बाद मित्सुरुगी की ब्लेड पर जंप करते हुए मोगोतो तक पहुंच जाती है और मोगोतो पर टेलीपोर्ट होकर हमला कर देती है। पर मोगोतो उसके हमले से बच जाता है और उसके लिए वो अपने डिफेंसिव का यूज करता है। पर सोफिया के अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि मोगोतो का डिफेंसिव का चकनाचूर हो जाता है और उस पर हमला फिर से करती है। पर मोगोतो अपने आर्मर की वजह से बच जाता है। सोफिया कहती है तुम तो काफी मजेदार हो पर तुम मेरे हमले से बचे कैसे। मित्सुरुगी कहता है शायद वो गॉडेस की मदद ले रहा है। उसके बाद सोफिया अपनी ट्रिक निकालती है और उसे तोड़ देती है और कहती है अब कोई गॉडेस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे वो पगलेट, उसकी कोई गॉडेस नहीं मदद कर रही है। और यही बात मोगोतो भी कहता है अरे वो चुड़ैल सी शक्ल की मेरी कोई गॉडेस मदद नहीं कर रही है, समझी रहा। मित्सुरुगी मोगोतो को बातों को समझ पा रहा होता है और उससे पूछता है देवी तुम्हारी मदद नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब तुम नीचे आ रहे थे तो तुम्हें मैंने देखा था, तुम्हारे आसपास देवी की ब्लेसिंग्स थी जो कि चमक रही थी। मोगोतो उससे कहता है इसी सवाल का जवाब तो मुझे भी जानना है, पर जो भी हो मेरे पास तुमसे लड़ाई करने का कोई कारण नहीं है। पर वो दोनों सोचते हैं कि मोगोतो डर चुका है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, ऐसा उन लोग को लग रहा होता है। और यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अरे वो बेटा हाथ में अगर वो मासूम सा चेहरा लेकर जो बंदा खड़ा है ना, अगर वो अपने औकात पे आ गया तो तुम्हारे 4 पुश्ते अपने पैदा होने पर अफसोस करेगी। बाय द वे स्टोरी पर आते हैं। फिर वो लोग मोगोतो से कहते हैं मरने से पहले अपना नाम बता दो। मोगोतो कहता है पहले तुम लोग अपना नाम बताओ। मित्सुरुगी बताता है कि उस लड़की का नाम है सोफिया बुल्गा और उसे ड्रैगन हंटर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है लैंसियर और लोग उसे मित्सुरुगी के नाम से भी जानते हैं। उन लोगों का नाम सुनकर मोगोतो जान जाता है कि यही वो दुनिया का सबसे ताकतवर एडवेंचरर है और ये ड्रैगन जिसने उसे मारा था। फिर वो लोग मोगोतो का नाम पूछते हैं। मोगोतो कहता है मेरा नाम है कुजुनोहा मोगोतो
और मैं एक आम सा व्यापारी हूँ, पर उन दोनों को भरोसा नहीं होता कि वो तो एक आम सा व्यापारी है। और सोफिया कहती है हम वो है जो आज तुम्हें मारेंगे। के बाद वो सभी एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब हमें दिखाई जाएगी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल आइकॉनिक फाइट, क्योंकि अब मोगोतो अपनी सभी ड्रॉपनीर को उतार कर लड़ने वाला है। इसके बाद हमारे गोकू छठी औलाद गोकू जैसे पावर अप करके एक बड़ा सा अटैक करता है और ये देखकर तो उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो अपने डिफेंसिव का यूज करके उन्हें ढूंढ लेता है। उसके बाद मोगोतो अपना हथियार निकाल लेता है जो कि उसे डॉफ ने दिया था। मोगोतो कहता है पता नहीं था इसका यूज इतना जल्दी करना पड़ेगा और उसमें से हमला करता है। वो दोनों उस हमले को बचने की कोशिश करता है, पर मोगोतो अपने मन में कहता है कोई फायदा नहीं, ये हमला इतना ताकतवर है कि तुम्हारे चीथड़े उड़ा सकता है। और वो हमला सीधा जाकर उन दोनों पर लगता है। मित्सुरुगी कहता है ये पावर उसके पास आ कहाँ से रही है, उसकी पावर तो बढ़ती जा रही है। और मोगोतो इस बार आग के बाद पानी की पावर्स का यूज करता है। मित्सुरुगी कहता है पानी के खिलाफ लड़ना मेरे लिए बहुत आसान होगा और अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। पर मोगोतो का वाटर मैजिक का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मित्सुरुगी उसे झेल नहीं पाता और मित्सुरुगी बर्फ में जम जाता है। पर तभी सोफिया उस पर आकर हमला कर देती है, पर मोगोतो उससे बच जाता है। सोफिया उस पर अपर स्लैश मारती है, पर मोगोतो अपने डिफेंस में अपने हथियार को सोफिया की तलवार पर मारता है और उसका तलवार टूट जाता है। पर तभी सोफिया आकर मोगोतो को पकड़ लेती है और मित्सुरुगी आसमान में सभी तरफ अपने मैजिक का यूज करके तलवार को बिछा देता है। सोफिया मोगोतो को पकड़कर आसमान में ले जाती है और उसे तलवार के ऊपर फेंक देती है, पर मोगोतो अपनी पावर का यूज करके उन पर तलवारों को तोड़ देता है और आसमान में से काफी सारे फायर बॉल गिरने लगते हैं। उसके बाद मोगोतो अपने वाटर मैजिक में ड्रॉपनीर का यूज करके काफी बड़ा हमला करता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहाँ सभी डेवन बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं और उस धमाके की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा तालाब बन जाता है। सोफिया और मित्सुरुगी की तो अधमरी हालत हो जाती है। सोफिया कहती है उस हमले की वजह से उसके सारे कपड़े फट गए। मित्सुरुगी बताता है कि उस हमले की वजह से उसका एक पाव टूट गया। सोफिया कहती है अगर वो अभी भी जिंदा होगा तो मैं उससे टूट कर मार दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मोगोतो की आंख सीधे डेमी प्लेनेट पर खुलती है और उसके आजू बाजू सिन और मियो सोए होते हैं। मोगोतो उठकर देखता है तो उसकी उंगलियां सही सलामत और मोगोतो को अचानक से देखकर सिन और मियो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अब पैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं। पैट्रिक वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसमें से उसको एक लेटर मिलता है। पैट्रिक उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है डीमंस के खिलाफ की गई जंग इंसान जीत चुके हैं और उनकी मदद किसी देवी के दूत ने की और हमें पता है कि ये देवी का दूत आखिर कौन है। और यहाँ मोगोतो सिन को मित्सुरुगी के बारे में बता रहा होता है। इन्हें जानकर काफी हैरान होती है कि वो अभी तक जिंदा है। वो तो कहता है वो उस ड्रैगन हंटर सोफिया के साथ है और उन लोगों ने ये सोचा कि मैं इंसानों की तरफ से लड़ रहा हूँ। किसी की कहता है कि शायद उस गॉडेस ने उसे जानबूझकर भेजा होगा ताकि वो डीमन से लड़ सके, इसलिए उसने अपने मैजिक सर्कल का यूज किया। मियो काफी गुस्से में कहती है मास्टर के साथ उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, तो उसे नहीं छोड़ूंगी। और मोगोतो उसे साथ करा देता है और कहता है मैंने काफी लापरवाही दिखाई, मुझे तैयार रहना चाहिए था। मोगोतो कहता है मैंने सोचा कि मैजिक का बेसिक सीखने के बाद चीजें थोड़ी बदल जाएगी, इसलिए वो अकेडमी में जाने वाला है और वो शिकी को साथ में लेकर जाएगा। सिन कहती है हमें भी आपके साथ चलना चाहिए क्योंकि वो पगलेट देवी कुछ भी कर सकती है। वैसे सिन बोल तो सही रही है, वो गॉडेस पगलेट तो है। मोगोतो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, पर मैं तुम्हें और मियो को छुपा कर रखूंगा, पर हाँ लड़ने के समय में तुम्हें जरूर मौका दूंगा। सिन कहती है वैसे हमारे बीच कोई और भी है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। सिन उसे बुलाती है और हम देखते हैं छोटी सिन को और ये देखकर मोगोतो काफी हैरान हो जाता है कि छोटी सिन अभी जिंदा है। वो छोटी सिन आती है और मोगोतो को बताती है कि वो सिन का एक फ्रैगमेंट है। सिन बताती है कि हालांकि उसकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर हर फ्रैगमेंट की अपनी अलग पहचान होती है और कहते हैं इसे बनाने के लिए उसने उसकी अंगूठी का यूज किया जिसमें मोगोतो की पावर थी। उसके बाद मोगोतो उस छोटी सिन का आपको मोए रखता है। सिन कहती है क्योंकि आपके पावर से बनी है इसलिए वो आपकी बेटी जैसी हुई। और ये सुनकर तो मोगोतो बौखला जाता है और ये सुनकर मियो काफी गुस्से में आ जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर सिन कोमोए से मोगोतो को पापा कहने के लिए कहती है और जैसे ही कोमोए मोगोतो को पापा बोलती है, 3 काफी बड़े धमाके होते हैं वहाँ पर और सबको पता है कि ये 3 धमाके किसने किए होंगे। उसके बाद हम एगुआ एरिस और उसके मास्टर को देखते हैं जो कि लिजर्ड मैन और ऑर्क के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लिजर्ड मैन और ऑर्क उनकी
काफी अच्छे से बैंड बजा रहे होते हैं। एरिस कहती है पता नहीं ये ट्रेनिंग कितने समय तक चलेगा। उसके बाद उसका मास्टर कहता है मुझे यकीन है कि ये ट्रेनिंग चलने के बाद हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर हम मोगोतो को देखते हैं और उसके पास सीन आकर बताती है कि वो एल्फ को इसलिए ट्रेनिंग दे रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें भी प्लेनेट रेड पे पार्टिसिपेट करा सके। उसके बाद मोगोतो बताता है कि मैजिक सिटी की शुरुआत अच्छी रही और सीखे में उनकी दुकान भी खुल चुकी है। उसके बाद हमें सभी लोगों को मिलकर शॉप की तरफ दिखाया जाता है जो कि सामान बेच रहे होते हैं और उन लोगों के सामान बेचने का तरीका कस्टमर्स को काफी पसंद भी आ रहा होता है और सभी लोग उनकी शॉप पर आने लगते हैं। फिर हम बैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं जो कि छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं और काफी हैरान होते हैं कि मोगोतो की शॉप पर नहबी हुबस भी काम कर रहे हैं। और यहाँ सीके मोगोतो से कहता है सभी लोग काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें मजा भी आ रहा है। मोगोतो याद करता है कि वो लड़ाई जहाँ हुई थी वहाँ इंसान और डिव दोनों ही तरफ के लोग मारे गए थे और उसने उस मैजिक को करने के लिए अपनी पूरी चाल लगा दी थी। उसके बाद मोगोतो बताता है कि उसकी दुनिया के तो और लोग पहले से उस लड़ाई में थे जो कि पहले के हीरोज रह चुके थे। फिर वो आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है मम्मी पापा मैं फिर कभी वक्त निकाल कर आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तभी वहाँ एमा आती है और कहती है सभी लोग हमारी दुकान खोलने की खुशी में पार्टी के लिए तैयार है। वो तो एमा को देखकर सोचता है एमा के मिलने के बाद ही सब कुछ की शुरुआत हुई थी। तो वो सभी लोगों को याद करते हुए कहता है दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में मोगोतो और शिकी को शीटी पर चलते हुए दिखाया जाता है। मोगोतो कहता है ये चलना कितना फालतू काम है। शिकी कहता है मैजिक यूज करके उस गॉडेस की नजर में आने से तो अच्छा ही है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम फिर किसी जंग के मैदान पर पहुंच जाएंगे। मोगोतो कहता है ये सब उस कम्युनिटी गॉडेस की गलती है। फिर शिकी कहता है हम रेत्सु गार्डन के काफी ज्यादा करीब हैं, आप शॉपिंग कर लीजिए तब तक मैं कोई अच्छा सा जगह ढूंढ लेता हूँ जिसपे हम रह सके। मोगोतो कहता है तुम कोई सा भी जगह ढूंढ लो हम रह लेंगे। पर ये सुनकर भी शिकी चिल्लाते हुए कहता है आप कहीं भी नहीं रह सकते, आप मेरे यंग मास्टर है और लोग क्या कहेंगे। फिर मोगोतो सोचता है क्या उसने सिन और मियो को डेमी प्लेनेट पर अकेला छोड़कर ठीक किया और फिर हमें उन्हें दिखाया जाता है। मियो सिन से कुकिंग सीखने में मदद मांगती है। सिन कहती है मैं तुम्हारी अचानक से दिलचस्पी देखकर ये समझ गई हूँ कि तुम यंग मास्टर के सामने अपने स्किल्स दिखाना चाहती हो और इसलिए तुमने कुछ लोगों को लिए खाना भी बनाया है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने मियो का खाना खाया होता है। सिन पूछती है इस तरह उन्हें दृश्य को देखकर तुम्हें क्या लगता है, पता नहीं तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो। मियो कहती है पर मैंने तो बस करी राइस बनाया था यंग मास्टर की मेमोरीज को देखकर। सिन पूछती है क्या तुमने यंग मास्टर को इसके बारे में पूछा था, पर मियो कहती है नहीं ये तो एक सरप्राइज था। एमा पूछती है ये ग्रीन चीज आखिर है क्या। बैरम पूछता है क्या ये मिनरल है और मियो हाँ कहती है और ये सुनकर तो सिन का दिमाग खुल जाता है, वो खून की उल्टियां करने लगती है और फिर सिन मियो को बताती है कि डेमी प्लेनेट पर ज्यादातर जीव जिसमें मोगोतो भी आता है मिनरल्स नहीं खा सकते और ये सुनकर तो मियो का दिल ही टूट जाता है कि ये कोई कुकिंग स्किल्स नहीं है। सिन उससे कहते हैं तुम्हारे लिए दुनिया की सभी चीजें खाने लायक है तो क्या तुमने कभी कुकिंग में समय दिया है। मियो कहती है पर मुझे फ्लेम का यूज करने काफी अच्छे तरीके से आता है और ये सुनकर सिन उसे एक ब्रेड देती है और उसे कहती है कि उसे ब्राउन करने के लिए जैसे कि एमा ने किया है, पर मियो उस ब्रेड को पूरी तरह से जला देती है। सिन कहती है तुम्हें अभी कुकिंग नहीं बल्कि काफी कुछ सीखना है। उसके बाद मोगोतो को एक रेस्टोरेंट पर दिखाया जाता है, वो वहाँ एक नया डिश खा रहा होता है जिससे वो काफी अजीब तरीके से खा रहा होता है। वहाँ का स्टाफ मोगोतो से कहता है अरे भाई तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से खा ले, कम से कम एक्टिंग तो कर ले अच्छे से खाने का। मोगोतो उस शॉप के स्टाफ से कहता है ये डिश दिखने में काफी अजीब है पर इसका स्वाद बढ़िया है इसलिए मैं थोड़ा अजीब से खा रहा हूँ। वो स्टाफ कहता है तुम मैजिक राइड क्यों कर रहे हो। मोगोतो उसे बताते हैं कि किसी रीजन की वजह से कॉमन नहीं बोल सकता और अपने मन में सोचता है कि सब उस कबिनी गॉडेस की वजह से है। भाई तू इस दुनिया में भी उस गॉडेस की वजह से ही आया है। उसके बाद वो स्टाफ मोगोतो से कहता है अगर वो एक एडवेंचर है तो वो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि उसने हंटिंग रिक्वेस्ट भेज रखी है। मोगोतो कहता है कि वो गिल्ड के साथ रजिस्टर तो कर चुका है पर वो एक मर्चेंट भी है और ये सुनकर तो उसके आसपास वाले लोग उसे काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन देते हैं। उसके बाद मोगोतो उस शॉप से बाहर निकल जाता है और जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो लोग काफी भरा बुरा बोल रहे होते हैं। ये तो दुनिया का रूल है भाई। मोगोतो अपने मन में सोचता है ये पहली बार से तो काफी ज्यादा सहने लायक है। फिर वो एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट मोगोतो को बोलती है तुम्हारा रैंक ई है तो तुम स्पेशल मिशन क्यों लेना चाहते हो। मोगोतो उससे कहता है कि उसकी रैंक कुछ कारण की वजह से ऊपर नहीं जा रही। फिर वो अपने
अपने मिशन चुनने के लिए बोर्ड के पास जाता है, पर उससे सभी रैंक ऊपर वाली दिखती है, उसके लायक कोई रैंक ही नहीं होता, मतलब ई रैंक के ऊपर वाला। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है मून ओवर द रैंक हम पर हमला कर रहे हैं। मोगोतो कहता है ये सॉन्ग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, पर ये हमला कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, गाना हमला कर रही है। वो लड़की कहती है कि वो रिवॉर्ड देने के लिए भी तैयार है, पर वो रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और कहता है हमारे पास लोगों की काफी ज्यादा कमी है और उस लुटेरों के गिल्ड में कम से कम 100 बंदों से ज्यादा लोग हैं। और ये सारी बात मोगोतो दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है और तभी वहाँ कुछ लोग आकर उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। वो लड़की कहती है गॉडेस हमसे गुस्सा है क्योंकि तुम जैसे बुरे लोग यहाँ पर बढ़ गए हैं। मोगोतो सोचता है उस गॉडेस ने जो मेरे साथ किया उसके हिसाब से तुम्हारे साथ ये कुछ भी नहीं। और फिर हम मोगोतो को देखते हैं जो एक गली में जा रहा होता है और उसके कुछ लोग पीछा करने लगते हैं। पर मोगोतो जो अपने इन्वेस्टिगेटिव का यूज करता है तो वो देखता है कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये वही लड़की होती है जिसको उसने गिल्ड में देखा था। पर तभी मोगोतो वहाँ पहुंच जाता है और सभी की अच्छी खासी धुलाई कर देता है और उस लड़की को और उसके दोस्त को बचा लेता है और उस लड़के के दोस्त को हील कर देता है। फिर मोगोतो उस लड़की को कहता है कि उसका नाम मोगोतो है और वो एक एडवेंचर है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम लीना है और वो टर्पो विलेज से है और उस लड़के का नाम है इटो और वो एक वेयरवुल्फ है। मोगोतो वेयरवुल्फ के यही सोचता है क्या ये वेयरवुल्फ है। उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है। फिर मोगोतो लूना से मून ऑफ द आर्क के बारे में पूछता है। लूना बताती है कि उन्होंने उसके गांव के सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया है और उस आदमी की वाइफ को भी मार दिया है और बाकी गांव वाले का कहना है और बाकी गांव वाले के कहने पर हमने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया है। उसके बाद इटो को होश आ जाता है और वो पूछता है क्या गिल्ड वालों ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और लूना मना करती है। और यहाँ मोगोतो सोच रहा होता है कि मुझे अब मौत की आदत हो चुकी है, मैंने अपने हाथों से कई लोगों को मारा है। उसके बाद मोगोतो कहता है कि वो उन्हें उनके गांव तक छोड़ना चाहता है पर लूना कहती है कि उनका गांव काफी ज्यादा दूर है, वो वहां नहीं जा पाएगा। पर मोगोतो उन दोनों को पकड़कर जंप करता हुआ काफी ऊंची छलांग लगाते हुए उनके गांव तक पहुंचा देता है और लूना गांव में लोगों को बुलाने चले जाती है और उसे वहीं रुकने को लिए कहती है। मोगोतो इटो से कहता है क्या तुम इस गांव में नहीं जाने वाले। और इटो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि मोगोतो वेयरवुल्फ की लैंग्वेज बोल रहा है। मोगोतो उसे बताता है कि वो कॉमन छोड़कर सब कुछ बोल सकता है। इटो बताता है कि उसका गाँव यहाँ से थोड़ी दूर है और यहाँ वो इसलिए आता है क्योंकि लूना और गांव के कुछ लोग उसे पसंद है। फिर मोगोतो अपनी इन्वेस्टिगेशन का यूज करके देखता है कि वहाँ के गांव के काफी सारे लोग मरे पड़े हैं और ये बात वो इटो को करता है। उसके बाद मोगोतो इटो से कहता है वैसे मैंने जब तुम्हें उठाया तब तुम जाग रहे थे, मैं वजन से बता सकता हूँ कि कौन बेहोश है और कौन जाग रहा है, तो अगली बार लूना की रक्षा करना। फिर वो अपनी पावर से कुछ डिटेक्ट करता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मियो को देखते हैं जो की बोल रही होती है मैंने तो सबसे अच्छा वेजिटेबल सुना है। पर तभी हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़े होते हैं। एमा वहाँ आती है और कहती है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए मेडिसिन साथ लाई थी। और हमें पता चलता है कि उनकी ऐसी हालत मियो के खाना खाने की वजह से हुआ है। पर मियो अभी भी हार नहीं मानती और खाने बनाने की कोशिश जारी रखती है। और अब मियो अपने मन में सोचती है कि ये कुकिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर सिनु से दुनिया घूमने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम दुनिया घूमोगी तो तुम्हें मसालों के बारे में और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा। और ये आइडिया मियो को काफी ज्यादा पसंद आता है और ये सुनकर चारों तरफ तो खुशी की लहर दौड़ उठती है कि मियो को अब खराब खाना नहीं खाना पड़ेगा। पर वहाँ सिन सोच रही होती है कि उसको इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी करनी होगी क्योंकि यंग मास्टर कभी भी खतरे पर पड़ सकते हैं। उसके बाद हमें उन्हीं लुटेरों को दिखाया जाता है जो बॉनफायर जलाकर वहाँ पर बैठे होते हैं और वहाँ मोगोतो पहुंच चुका होता है और वो अपनी स्किल का यूज करके वहाँ पर चारों तरफ साइलेंस फैला देता है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। फिर मोगोतो अपने आर्चरी स्किल्स का यूज करके वहाँ के लोगों को एक एक करके मारने लगता है और फिर वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें सभी गाँव वाले और इटो भी देख रहे होते हैं। और हम मोगोतो को देखते हैं जो कि उन लुटेरों को बॉस को वार्निंग दे रहा होता है कि अगर उसने ऐसा कुछ दोबारा किया तो वो उसे जान से मार देगा। और वो लुटेरे का बॉस काफी डरा हुआ होता है। फिर हम मोगोतो और शिकी को देखते हैं जो कि रास्ते पर चल के जा रहे होते हैं। मोगोतो शिकी से पूछता है क्या उसने रहने के लिए कोई जगह मिली। शिकी हाँ कहता है और उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है। पर तभी मोगोतो उस गॉडेस की आवाज सुनता है जो कहती है कि उसे दुनिया के लिए दूसरे हीरोज मिल चुके हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एम रखते हैं 1K लाइक का, तो आई होप तुम लोग कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और प्लीज सब्सक्राइब कर देना।